ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सेल फिज़ियोलॉजी। सेल फिज़ियोलॉजी ना आपका काइंड ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है भी, मतलब इसमें से 1-2 एमसीक्यूज़ लाज़मी आते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है, जैसे आपको जो फ्रेश है ना उनके लिए बता रही हूँ कि जो आपका होता है ना पेपर, वो 2 पेपर्स पे कॉम्प्राइज़्ड होता है बेसिकली। आपका एक पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 आपका होता है ना, उसमें मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज़ फिज़ियोलॉजी के होते हैं और ग्रॉस के होते हैं और कुछ डेंटल सब्जेक्ट्स भी बीच में होते हैं। और जो पेपर 2 है वो पैथो, फार्मा और बाकी सब्जेक्ट्स से होता है। तो इसलिए फिज़ियोलॉजी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि हम 2 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलें, क्योंकि लेंथी भी बहुत है फिज़ियोलॉजी, एंड तक ये चलता रहता है। ठीक है? तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ़िज़ियो साथ में ग्रॉस लेके चलें। डॉक्टर हारून आपको ग्रॉस पढ़ाएँगे, तब तक मैं जितने चैप्टर्स फ़िज़ियो के होंगे हम करेंगे, ठीक है? तो सेल उनमें से वो एक चैप्टर है जिसमें से 1-2 एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस, ठीक है? होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी स्टेट इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी है ना, उसके लिए हर चीज़ ऑप्टिमम है, ठीक है? वो एक ऑप्टिमम पीएच है, उस पे काम कर रही है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, उस पे काम कर रही है। उस एक अल्लाह ताला ने ये चीज़ बनाई है, उसी स्टेटस पे वो बॉडी बेस्ट काम कर सकती है। तो हमारे लिए नेसेसरी है कि हमें उस स्टेट को मेंटेन करना है। तो जो बॉडी हमारी उसको मेंटेन करती है स्टेट को, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है? अच्छा, अब आपकी होम्योस्टेसिस में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है और एक इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड नाम से क्या पता चल रहा है कि सेल के बाहर, बेसिकली आपका सेल है ना, तो सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, ठीक है? अच्छा, अब बेसिकली ये सेल इसका दूसरा नाम होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट हम इसको क्यों कहते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी कौन-सी है? जिस रूम में हम बैठे हैं या जहाँ से हम जा रहे हैं, सारी बाहर वाली जगह हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो हमारे सेल की एनवायरनमेंट क्या है? जो बाकी की अंदर की बॉडी का सिस्टम है, तो वो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट होती है, जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, ठीक है? अच्छा, अब इसका सेकंड नेम मेलो इंटीरियर भी इसको कहते हैं, ठीक है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। अब ये क्या करता है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इसका काम क्या है कि ये सेल्स को आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब इसमें से जो एमसीक्यू पूछा जाता है ना, इसको मैंने रेड में मार्क भी इसलिए किया है कि आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी ना, उनको मैंने हाइलाइट किया हुआ है, जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं या जो पूछते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर आपका सोडियम भी ज़्यादा है और आपका क्लोराइड भी ज़्यादा है, ठीक है? अब आगे भी हम जब पढ़ेंगे ना आपके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम देखेंगे कि आपका जो मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअसली फ्री सोडियम बाहर पंप कर रही होती है। तो समझ के हम पढ़ेंगे तो अच्छा, हमें याद भी रिटेन भी रहेगी ये बात कि बाहर सोडियम क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो पंप कर रही होती है मेम्ब्रेन बाहर की तरफ सोडियम, इससे सोडियम बाहर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? अब जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है ना, वो क्या है? फ्लूइड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड है और उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है। अबाउट 98% पोटेशियम इसमें प्रेज़ेंट होता है इंट्रासेल्युलर में, और इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड है ना, इसमें एसिड्स भी होते हैं, इसलिए ये मोर एसिडिक होता है, ठीक है? आपको बस इसमें ये आने वाली बात ये है कि जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि बेसिकली सेल का अंदर और बाहर में क्या डिफ़रेंस है। जो एक्स्ट्रा सेल्युलर है सेल के बाहर, उसमें सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा है, और जो इंट्रासेल्युलर है वो ज़्यादा एसिडिक है और उसमें पोटेशियम ज़्यादा है। टीयर्स कंटेन मोर अमाइनो एसिड। जो हमारी टीयर्स होते हैं ना, उसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ये भी आपका एक एमसीक्यू है पास्ट पेपर का, ठीक है? तो इसमें से जो एमसीक्यूज़ आते थे वो यही है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा है और टीयर्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बॉडी फ्लूइड्स, अगर फ्लूइड्स की बात करें ना, तो टोटल बॉडी वाटर हमारी बॉडी में 60% होता है, ठीक है? अच्छा, अगर बीच में किसी को भी कोई चीज़ उसी टाइम पे नहीं समझ आती ना, वो उसी टाइम पूछे। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम सोचे होते हैं एंड पे पूछ लेंगे, फिर वो भूल जाती है बात पूछने वाली। या तो अपने पास लिख के रख लें कि ये मुझे पूछना है, या फिर बीच में ही पूछ लें तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है?
अच्छा, जो टोटल बॉडी वाटर है ना आपका, वो 60% होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? और ये अबाउट 42 लीटर्स बनता है। अब इसमें से ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आगे भी मैं डिस्कस करूँगी, एक एमसीक्यू आता भी होता है और इस तरह का कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है? अच्छा, अब टोटल बॉडी वाटर अगर 60% है ना, तो उसमें से आधा वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में और बाकी का एक्स्ट्रा सेल्युलर में होगा। तो जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है ना सेल के अंदर, उसमें वाटर ज़्यादा है, 2/3 है, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, उसमें 1/3 वाटर प्रेज़ेंट है, ठीक है? और जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, वो अबाउट 40% वाटर है, मतलब ज़्यादा है ना उसमें 2/3, तो 60 में से 40 इसमें आ जाता है इंट्रासेल्युलर में। और बाकी का 20% जो है, वो आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में प्रेज़ेंट होता है। और वो अबाउट 28 लीटर्स इंट्रासेल्युलर के लिए बनता है, 14 लीटर्स एक्स्ट्रा सेल्युलर के लिए बनते हैं। अब जो एक्स्ट्रा सेल्युलर में आपका 20% या 1/3 या 14 लीटर वाटर आया है, उसने फर्दर 2 में डिवाइड हो जाना होता है। वो क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज़्मा में। जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, उसमें 75% जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20% है ना, तो उसमें से 75% या 3/4 जो है ना, वो इंटरस्टिशियल में जाता है और 1/4 प्लाज़्मा में चला जाता है। अच्छा, अब जो इसके बीसीक्यूज़ आते हैं, वो हम देख लेते हैं ज़रा डिटेल में। अब जो आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं बीसीक्यूज़, वो तो सिंपल इस तरह भी आते हैं कि प्लाज़्मा में आपका कितना होता है, कितने लीटर्स है वाटर, ठीक है? तो वो आपको पता होना चाहिए 3.5 लीटर, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितने लीटर्स वाटर है, 11 लीटर्स या 10.5 लीटर। उसका वैसे 11 लीटर्स ना उन्होंने पास पेपर्स में ऑप्शन दिया होता है, राउंड ऑफ करके। अच्छा, और एक एमसीक्यू इसमें से आता है थोड़ा कंसेप्चुअल सा, वो होता है कि अगर 600 ml वाटर है आपकी टोटल बॉडी में, तो कितना ml प्लाज़्मा में होगा? तो उसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये मैं आगे भी ना एक जगह मैंने लिखा है। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वाला एमसीक्यू की बात कर रही हूँ मैं। अगर 600 ml आपका वाटर है, ठीक है? तो प्लाज़्मा में कितना होगा? बेसिकली हम पैक कर दूँ मैं? अगर सबने रीड कर लिया तो? अच्छा, बेसिकली आपका क्या है कि आपका जो टोटल बॉडी वाटर था ना, उसमें से एक्स्ट्रा सेल्युलर कितना था? 1/3। मतलब अगर 600 टोटल बॉडी वाटर है ना, तो 600 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, वो बन जाएगा 200। मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आपका 200 हो गया। अब उसको फर्दर हमने प्लाज़्मा का बताना है, तो 200 डिवाइडेड बाय आप 4 कर दोगे, 1/4 है ना, तो 200 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो वो आपका बन जाएगा 50 ml, ठीक है? अगर ऐसे नहीं भी समझ आया तो मैं ना सॉल्व करके भेज भी दूँगी ग्रुप में, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका मैकेनिज़्म्स ऑफ होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस अगर हमने मेंटेन करनी है ना, तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी उसके लिए 2 फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक पॉज़िटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। पॉज़िटिव फीडबैक में आपका क्या होता है? एम्प्लीफाइड इफ़ेक्ट होता है, यानी कि आपकी जो भी चीज़ है ना, बॉडी उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? चाइल्ड बर्थ, ठीक है? जैसे बेबी की जब बर्थ होती है, तो डिलीवरी के टाइम हम ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उन कॉन्ट्रैक्शन को अपोज़ करने के बजाय उनको एनहांस करती है। क्योंकि उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्शन फ़ेवरेबल होती हैं, तो इस तरह का हमारी बॉडी में सिस्टम है कि उसकी मज़ीद पॉज़िटिव फ़ीडबैक होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन से मज़ीद बढ़ती जाती है कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से चाइल्ड बर्थ होती है। इसको फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में भी पॉज़िटिव फीडबैक होता है, क्योंकि क्लॉटिंग भी एक इस तरह का मैकेनिज़्म है कि अगर तो नेगेटिव फीडबैक होता, तो यूँ होता कि क्लॉट बनता और हमारी बॉडी उसको अपोज़ करके ख़त्म कर देती। कभी भी हमारी इंजरी हील ना हो पाती। इसलिए हमारी बॉडी में इस तरह का मैकेनिज़्म है कि प्रॉपर क्लॉटिंग हो सके, तो उसके लिए इसमें भी पॉज़िटिव फीडबैक होता है कि जितना थ्रोम्बिन बनता है, तो वो मज़ीद थ्रोम्बिन बनवाता है। तो इस तरह क्लॉटिंग होती है। ये आगे हम क्लॉटिंग का पूरा मैकेनिज़्म पैथो में भी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कैल्शियम एंट्री इन सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। बेसिकली आगे भी जाके हम स्मूथ मसल्स में पढ़ेंगे कि आपका क्या होता है कि कैल्शियम जब एंटर करता है ना इंट्रासेलुलरली, जब कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो उससे मसल कंट्रैक्शन होती है। सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा करते हैं। जब इंट्रासेलुलरली कैल्शियम ज़्यादा होगी, तो आपकी मसल कंट्रैक्ट कर जाएँगे
तो ये जो कैल्शियम एक दफ़ा एंटर हुआ है ना सेल में, तो वो मज़ीद कैल्शियम को बढ़ाता है। तो कैल्शियम एंट्री जो है ना, ये भी पॉज़िटिव फीडबैक की एग्ज़ाम्पल है। जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, नर्व्स जो हैं, एक नर्व का सिग्नल आएगा, तो वो मज़ीद पॉज़िटिव फीडबैक के थ्रू बढ़ेंगे। और फॉलिकुलर फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच सर्ज होता है बेसिकली एलएच जब रिलीज़ होता है ना हमारा, तो वो मज़ीद एलएच रिलीज़ करने के लिए वो करता है, पॉज़िटिव फीडबैक करता है, ताकि आपकी ओव्यूलेशन हो सके। तो ये 5-6 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आती हैं पेपर में इस तरह पूछते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ पॉज़िटिव फीडबैक। तो 3-4 ऑप्शंस ये होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन इन्हीं में से कोई होता है, क्लॉटिंग, चाइल्ड बर्थ या इस तरह। तो वो आपको पिक करना आना चाहिए, आपको इनकी एग्ज़ाम्पल्स याद होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है जी नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो आपकी बॉडी उसको अपोज़ करेगी, उस चेंज को अपोज़ करेगी ताकि वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन पे आए। अब इसमें से एक एमसीक्यू ये भी आता होता है कि नेगेटिव फीडबैक इज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस्ड लेवल। ठीक है? ताकि आपका बैलेंस लेवल मेंटेन हो या आपका नॉर्मल स्टेट या स्टेडी स्टेट मेंटेन रहे, इसलिए नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है। ठीक है? और अपोज़ द चेंज जो मैं बता चुकी हूँ कि चेंज कोई भी आपकी बॉडी में आएगा, नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उसको अपोज़ करेगा और उसको नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, तो क्या होता है कुछ मैकेनिज़्म्स होते हैं वो उसको नॉर्मल पे लाने की कोशिश करते हैं कि 120-80 पे दोबारा आ जाए। वो मैकेनिज़्म्स भी इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब उनसे रिलेटेड चैप्टर्स आएँगे। एक तो वो एल्डोस्टेरोन को कम करके बीपी को रेगुलेट कर सकते हैं, वो हम आगे एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ लेंगे। एक वो बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, वो हम सीवीएस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम आगे साथ-साथ डिटेल भी देखते जाएँगे, तो तब आपको ज़्यादा रिटेन रहेंगी समझने के बाद। ठीक है? फिलहाल के लिए आपको ये याद होनी चाहिए एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? टेम्परेचर रेगुलेशन भी नेगेटिव फीडबैक में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़ीवर हुआ, टेम्परेचर आपकी बॉडी का ज़्यादा हो गया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करेगी कि वो टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल पे आ जाए। तो उसको करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग करवाएगी ताकि हमारी बॉडी में कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो। ठीक है? तो ये इसमें याद करने वाली बातें क्या हैं कि पॉज़िटिव, नेगेटिव फ़ीडबैक होता क्या है? ठीक है? और आपको इनकी एग्ज़ाम्पल्स याद होनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें भी यही शो किया हुआ है कि जब भी आपका स्टिमुलस है, वो जब कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, फिर इफ़ेक्टर्स के पास जाएगा, तो फिर आपकी बॉडी दोबारा से होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में आते हैं या डिफरेंट आपकी डबल ए में दिए हुए हैं, राबिया अली में दिए हुए हैं, वो मैंने इधर ऐड कर दिए। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डिफर्स फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कंटेन्स मोर सोडियम एंड क्लोराइड। ये मैं बता चुकी हूँ कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आपका सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होगा, इंट्रासेलुलर में आपका पोटेशियम ज़्यादा होगा, जो कि 98% होगा। फिर सेकंड पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं कि 98% पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है और ये एसिडिक भी ज़्यादा है। मेन रोल इन नेगेटिव फीडबैक ब्रिंग्स हार्मोन टू द नॉर्मल लेवल। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बैलेंस्ड या नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए नेगेटिव फीडबैक वर्क करता है। हाई इन टीयर्स एंड प्लाज्मा अमीनो एसिड्स, ये भी पढ़ा है और ये एमसीक्यूज हैं सारे आपके ना। If 600 ml of water is ingested rapidly, plasma volume will be increased by 50 ml। ये भी आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कर सॉल्व करके भेज दूँगी। ओके जी, नेक्स्ट है ऑर्गेनेलिज़। अच्छा, अब ऑर्गेनेलिज़ की बात की जाए तो आपका क्या होता है प्रोटोप्लाज़्म। प्रोटोप्लाज़्म बेसिकली क्या है कि पूरा सेल जितना भी है और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज़्म। अच्छा, अब आपको बताना चाहिए कि इसमें वाटर 70% है। कॉन्फिडेंट का एमसीक्यू है कि वाटर कितना है प्रोटोप्लाज़्म में, तो उसके ऑप्शंस में उन्होंने 60 टू 70 भी दिया है, 70 टू 80 भी दिया हुआ है। और उसमें जो सही ऑप्शन है ना वो 70 टू 80 उन्होंने सही मतलब किया हुआ है कंसीडर। तो इस तरह की आपके एफसीपीएस में बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ भी आते हैं जिसमें आपको लग रहा होता है कि 2 ऑप्शंस ठीक हैं और वो ठीक होते भी हैं। लेकिन कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनकी प्रेफ़रेंस ऑर्डर्स होती हैं कि अगर ये आया तो आपने ये वाला करना है। दिस इज़ मोर देन दिस, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह साथ-साथ बताऊँगी कि कौन-सा आपका बीसीक्यू होगा जिसमें आपने किस ऑप्शन को प्रेफ़र करना है।
तो अब जैसे वाटर है ना, अगर पूछा जाए वाटर कंटेंट हमारे कितना है प्रोटोप्लाज्म में, तो 70 to 80 प्रेफ़रेंस है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 20% है। ये भी एमसीक्यू आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर इन प्रोटोप्लाज्म। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में। सबकी परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स आपका ज़्यादा होता है, फिर लिपिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मैमेलियन सेल इज़ एक्टिन। ठीक है? अच्छा, अब हमारे जो सेल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है, वो कौन-सा है? एक्टिन। और लार्जेस्ट प्रोटीन क्या है? टाइनिन। अच्छा, अब इसके लिए ना मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊँगी कि रिटेन रखने के लिए ना, कुछ ऐसे होता है कि आपको ना भूल जाते हैं एमसीक्यूज़, उस टाइम पे नहीं याद आ रहे होते। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आप उनको उसके लिए कोई निमोनिक बना लें या इस तरह कुछ याद कर लें, ताकि आपको उस टाइम पे वो चलो निमोनिक याद आ जाएगी, कुछ ऐसे। जैसे इसको मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि टाइनिन टाइन लगता है कि टाइनी होगा, छोटा होगा, लेकिन ये उल्टी बात है, मतलब उल्टा है। ये लार्जेस्ट प्रोटीन है आपका टाइनिन, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे अगर हम आएँ तो थिकनेस इसकी कितनी है? 7.5 नैनोमीटर। ये पूछते हैं, ये पास्ट पेपर्स में 1-2 बार आया हुआ है कि कितनी थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की? 7.5 नैनोमीटर, ठीक है? अच्छा, कॉम्पोज़िशन सेल मेम्ब्रेन की भी उसी तरह से कॉम्पोज़िशन है, प्रोटीन ज़्यादा है, फिर लिपिड्स हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रेशियो ऑफ प्रोटीन्स टू लिपिड, हमेशा जब भी आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी ना, जैसे इधर देख, ये तो नहीं, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। ये आपके लिपिड्स हैं, लिपिड बाय लेयर, और बीच में जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ये आपके प्रोटीन्स हैं। तो हमेशा जो इन दोनों की कंसंट्रेशन होती है ना, वो 1:1 होती है। मतलब 50% आपके प्रोटीन होंगे, 50% आपके लिपिड्स होंगे, ठीक है? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन ज़्यादा होंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें आपके प्रोटीन ज़्यादा होंगे, लेकिन माइलिन के अंदर आपके लिपिड ज़्यादा होंगे, ठीक है? माइलिन क्या है? आपकी जो हम आगे सीएनएस में भी पढ़ेंगे, जो नर्व है आपकी, उसकी जो आउटर शीट होती है, उसको माइलिन कहते हैं। तो उसमें आपके लिपिड ज़्यादा होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ये पॉइंट हैं छोटे-छोटे याद करने। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो इसका मॉडल है ना, टोटल सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें आपके लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बेसिकली ये, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका बॉन्ड। बॉन्ड कौन-सा? कि प्रोटीन और लिपिड्स कौन-सा बॉन्ड बना रहे होते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत बार पास्ट पेपर्स में रिपीट होता है कि आपके जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं, अब जैसे ये लिपिड है ना, ये, और ब्लू कलर में आपका प्रोटीन शो किया हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा, वो क्या होगा? कोवेलेंट और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है? ये याद करें। डॉक्टर हुसना, ये जब बॉन्ड्स वाली बात है ना, इसमें अक्सर ना एक एमसीक्यू आता होता है कि जी, जी। कौन सा वाला बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हुँ। उसमें ना सब ऑप्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी, कोवेलेंट भी, और भी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं। तो वो मुझे ना बहुत हमेशा कंफ्यूजन रहती है। मुझे लगता है उधर ना अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, किसी में इन्होंने हाँ, हाइड्रोफोबिक को कोवेलेंट किया होता है और किसी में हाली कोवेलेंट किया होता है। मेरे ख्याल से कोवेलेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ठीक है। कोवेलेंट आपका ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर अलग-अलग पूछा जाएगा ना, तो कोवेलेंट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वैसे आपका बॉन्ड होता है इन दोनों के दरमियान ना, हाइड्रोफोबिक और कोवेलेंट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन-सा है, तो वो कोवेलेंट है। ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज़ मेंटेन्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। ये भी आता है, ये आपके मेरे ख़्याल से 2014 के या 15 के पेपर्स में आया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है, वो कैसे मेंटेन हो रही होती है? कोलेस्ट्रॉल से। यहाँ पर देखते हैं हम एक दफ़ा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये लिपिड्स हैं आपके, ठीक है? पूरी फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ठीक है? ये आपके प्रोटीन्स हैं, बीच में ना कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो आपकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में कितना फ्लूइड इनटेक है, वो चीज़ें आपकी कोलेस्ट्रॉल से कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है? ये भी एमसीक्यू आता होता है। और कि आपने भी एक और एमसीक्यू मेंशन कर दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक है? तो वो कोवेलेंट होगा आपका। ओके जी, नेक्स्ट है, ये हमने देख लिया। अगला है जी कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हमने बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने हैं सेल मेम्ब्रेन के। हमने अभी बताया कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या होगा? प्रोटीन्स, देन लिपिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? अच्छा, प्रोटीन्स पहले पढ़ लेते हैं। प्रोटीन्स में आपके ना 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं इसमें। एक इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं।
ठीक है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर ये रीड कर लेंगे। अच्छा, अब इंटीग्रल प्रोटीन्स आपके क्या होते हैं, जैसे ये प्रोटीन है ना, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एम्बेड हुआ हुआ है, मतलब पूरी जगह को कवर कर रहा है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये सिर्फ एक जगह पे साइड पे अटैच है, तो इसको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, अब हम यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के थ्रू ये अटैच होते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस के थ्रू, जैसे ये आपके साइड पे दिखाया हुआ है। ये बिल्कुल लूजली अटैच होता है, ये बिल्कुल स्ट्रांगली एम्बेडेड होता है और ये लूजली अटैच होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड। ये कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच नहीं होता, बल्कि ये लूज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से अटैच हुआ होता है। और जो लिपिड्स है ना आपके, उसमें क्या होता है, लिपिड बायलेयर होती है। ये है ना, इसकी डबल लेयर होती है लिपिड्स की। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लिपिड्स बायलेयर। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है बेसिकली। अब इसमें ना ये लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये इसकी हेड है जो सर्कल में शो किया हुआ है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर सॉल्युबल होता है। और ये इसकी टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका एम्फीपैथिक होता है, यानी कि ये लिपिड सॉल्युबल भी वाटर सॉल्युबल भी है, लेकिन ज़्यादा इसमें से लिपिड्स क्रॉस कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ लेते हैं, ये भी आपका एक एमसीक्यू है कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली। जितनी भी आपकी सब्सटेंसेस है ना जो लिपिड्स में डिसॉल्व हो सकती हैं, वो सेल मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर देती हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर लिपिड्स ही है ना। तो हमने पहले भी एक दफ़ा केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि लाइक चीज़ें लाइक लाइक चीज़ों में डिसॉल्व करती हैं, यानी कि सेम कॉम्पोज़िशन की चीज़ें सेम कॉम्पोज़िशन में डिसॉल्व करती हैं। तो ये आपकी लिपिड बायलेयर है ना जो, ये लिपिड से बनी हुई है, तो आपकी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इज़िली पास कर जाएँगी सेल मेम्ब्रेन को। जबकि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है ना, उनके लिए स्पेशल पोर्स रिक्वायर होते हैं उसको क्रॉस करने के लिए, जिनको हम एक्वा पोर्स कहते हैं। ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो कि कभी वैसे पूछी नहीं गई पेपर में, लेकिन सीपीएसपी वालों का कुछ पता नहीं होता, कभी डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ठीक है? तो ड्राफ्ट्स क्या होते हैं आपके? ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्पेशली रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोमाइलिन। अब जैसे ना ये है आपकी मेम्ब्रेन, इसमें जो येलो-येलो बीच में दिख रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है आपका, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोमाइलिन जिस जगह पे ज़्यादा है ना मेम्ब्रेन के अंदर, उस उन एरियाज़ को हम कहते हैं ड्राफ्ट्स, ठीक है? और जो केव्यूलाई हैं वो क्या होते हैं? राफ्ट्स आर द प्रीकर्सर ऑफ फ्लाग शेप मेम्ब्रेन डिप्रेशन कॉल्ड केव्यूलाई। ये जो केव्यूलाई होते हैं ना, जो नीचे भी डायग्राम में आपको शो किया हुआ है कि मेम्ब्रेन्स के अंदर ऐसे छोटे-छोटे डिप्रेशन होते हैं, ठीक है? और उनको हम कहते हैं केव्यूलाई, ठीक है? ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स में क्या होता है? थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म लूज कवरिंग कॉल्ड ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स बेसिकली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की जहाँ कवरिंग होती है ना, वो ग्लाइकोकेलिक्स होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि आपका सबसे ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं, सॉरी प्रोटीन्स हैं, फिर लिपिड्स हैं और फिर कार्ब्स हैं। तो जो कार्ब्स हैं ना आपके, वो भी कवर कर रहे होंगे, तो वो जिस जगह को कवर कर रहे होते हैं, उस जगह को आप कहते हो ग्लाइकोकेलिक्स। ओके जी, नेक्स्ट है आपकी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज़ को हम इंडिविजुअली देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको ही पता है कि इसका फंक्शन क्या है, कि ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है? हैज़ इट्स ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक वो वाहिद ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है जिसके अंदर, और इस वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। इस वजह से ये खुद ही डीएनए डुप्लिकेट होके डिवाइड हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? और ये सेल का पावर हाउस होता है। नेक्स्ट है आपका एटीपी सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, एटीपी सिंथेसाइज इससे हो रहा होता है। उसके अलावा आपका क्या है, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है ना, वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया इनिशिएट कर रहा होता है। यानी कि ये आगे हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म भी, कि किस तरह से आपकी एपोप्टोसिस होती है, पैथो में भी पढ़ेंगे। अभी भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि साइटोक्रोम सी जो होता है, ये उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। उसके अलावा कंटेन एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। अब एक ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेशल फीचर है कि इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसको कहते हैं एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन सीलिया। अब ये क्यों होते हैं सीलिया में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी जगह हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस जगह माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सीलिएटेड सेल्स है ना, उसने मूवमेंट करनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेल है जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, कौन सी ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर रही है, एटीपी को भी सिंथेसाइज कर रही है, एपोप्टोसिस कर रही है, इसमें एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी है, और सीलिया में ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो क्या करते हैं? आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले है। उसके अलावा कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है राइबोसोम्स की, कि इसके अंदर प्रोटीन होते हैं और राइबोसोमल आरएनए होते हैं। उसके अलावा राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो राइबोसोमल आरएनए है यानी राइबोसोम्स ही बेसिकली वो न्यूक्लियस में बन रहे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस में बन रहे होते हैं, सॉरी। और पोलीक्रोमेजिया एंड एरिथ्रोपोइसिस इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन राइबोसोम्स। आगे हम जब हीमाटोलॉजी भी करेंगे उसमें हम एरिथ्रोपोइसिस देखेंगे। एरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसीज, हीमोग्लोबिन किस तरह से बन रहा होता है, आरबीसीज किस तरह से बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका क्या है कि उसमें एक होता है कि सेल की स्टेनिंग हो रही होती है पोलीक्रोमेजिया, तो वो किसकी वजह से होती है? वो भी राइबोसोम्स की वजह से स्टेनिंग हो रही होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी वजह से। उसके अलावा क्या डॉक्टर है? उसना, जी जी। हम लोगों को ना अभी फेब्रुअरी वाली अटेम्प्ट में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से सेल स्ट्रक्चर है जो कि शायद एसिडिक स्टेन करता है या इयोसिनोफिलिक स्टेन करता है, इस तरह का कुछ था, मुझे अब याद नहीं है। लेकिन उसमें ना ये वाले सब ऑप्शंस भी थे और आई थिंक सो साथ न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस का ऑप्शन था। ये वाले तीनों ऑप्शंस भी थे उसमें, तो हम्म। उसका क्या होगा? अच्छा, ये तो नहीं था कि बेजोफिलिक कौन सा स्टेन करता है? नहीं, वो तो राइबोसोम्स होते हैं ना। हाँ, वो तो राइबोसोम्स हाँ, करते हैं, ये लेकिन रफ उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एओसिनोफिलिक वो मुझे इसी वजह से नहीं आता था क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं हुआ था ऐसा। मैं ना एक दफा आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि मुझे अब याद नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने खुद भी फेब वाला ओके। अटेम्प्ट किया लेकिन पता नहीं मुझे ओके। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। ओके। तो मैं ना एक दफा कंफर्म करके कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, तो मैं आपको ग्रुप में लाजमी शेयर करूंगी, ठीक ओके, है। थैंक यू। अच्छा जी। ठीक है, अब बेजोफिलिया जो होता है ना, यानी बेजोफिलिक स्टेन जो है वो राइबोसोम्स करते हैं, वो जो आपने भी कहा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद करना है, और इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। बेजोफिलिक स्टेन ना दो ऑर्गेनेलिज आपकी करती हैं, राइबोसोम्स भी करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो बेजोफिलिक स्टेन है ना, उसमें राइबोसोम्स को हम प्रेफर करेंगे। अगर दोनों ऑप्शंस भी होते हैं ना, तो राइबोसोम ज्यादा बेजोफिलिक स्टेन करते हैं एज कम्पेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में क्या है कि अराइज फ्रॉम गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है। आपका गोल्गी ऑपरेटस जो है ना, वो लाइसोसोम्स उससे बन रहे होते हैं। आगे भी हम देखेंगे गोल्गी ऑपरेटस से बडिंग ऑफ होती है और उससे लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है। यूट्रस एंड ब्रेस्ट रिग्रेस आफ्टर प्रेगनेंसी बाय लाइसोसोम्स, ठीक है। अब जो आपकी प्रेगनेंसी है ना, उसके बाद जो यूट्रस की रिग्रेशन होती है वो लाइसोसोम से होती है, ठीक है। क्योंकि जो लाइसोसोम्स है ना, उनका फेगोसिटिक एक्शन भी होता है, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो उसमें जो आपकी जो यूट्रस है, यूट्रस इनलार्ज होती है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होती है यूट्रस की प्रेगनेंसी के दौरान। तो जब वो इनलार्ज हुआ होता है तो एंड पे जब वो उसका साइज कम होना होता है, तो वो लाइसोसोम्स के थ्रू होता है। कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं आपके। होलो स्ट्रक्चर है। अब इसका भी एक स्टेरियो आता होता है कि एक स्टूडेंट है, उसने लाइट माइक्रोस्कोपी में एक ऑर्गेनेले देख रहा है जिसका होलो स्ट्रक्चर है, तो वो कौन सी ऑर्गेनेले होगी? तो उसका आपका आंसर होता है लाइसोसोम्स।
ठीक है। उसके अलावा कंटेन एसिड फॉस्फेटेजेस, लाइसोसोम्स में एसिड फॉस्फेटेजेस होते हैं एंड कॉजेज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि ये फेगोसाइटोसिस करता है, इसलिए ही ये यूट्रस और ब्रेस्ट की रिग्रेशन करता है। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स थे वो मैंने इधर लिख दिए हैं। आउटर मेम्ब्रेन, अभी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि दो एक्सेप्शंस हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होता है और माइलिन में लिपिड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हैज़ फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा, माइटोकॉन्ड्रिया में ना ये फोल्डिंग्स होती हैं जो आपको अंदर नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टा, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रिस्टी कंटेन्स एंजाइम फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब याद करने वाली बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये जो क्रिस्टी है ना इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होगी, और जो मैट्रिक्स होता है ना उसके अंदर आपकी टीसीए साइकिल हो रहा होता है, और उसके अलावा मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल हो रहा होता है और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रही होती है मैट्रिक्स में, ठीक है। अच्छा, मोर इन सीलेटेड सेल, ये हम पढ़ चुके हैं कि सीलेटेड सेल्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, कंटेन्स एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस, इसका मतलब ये है कि जो आपका जब क्रोमोसोम्स में इस तरह होता है कि एक मैटरनल ओरिजिन होता है, एक पैटर्नल होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम आपकी मैटरनली आ रहा होता है, तो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया की इनहेरिटेंस होती है, मतलब एक्स क्रोमोसोम से ये इनहेरिट होता है। इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एपोप्टोसिस इनिशिएट करता है, जो कि मैंने बताया था साइटोक्रोम सी के थ्रू करता है, कैस्पेज को एक्टिवेट करता है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस का इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, कैस्पेजेस होता है, वो फिर हम आगे इंशाल्लाह पैथो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन ऑन्कोसाइटोमास लार्ज अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन। जो ऑन्कोसाइटोमास होते हैं ना आपके ट्यूमर्स, उसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन प्रोटोन ग्रेडियंट होता है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में। उसमें ये होता है कि आपका जो हाइड्रोजन होता है ना, वो आपका सेल के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है। जो प्रोटॉन है ना, वो आपका सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा होता है। तो इस तरह और बाहर कम होता है। तो इस तरह से ग्रेडियंट एक बन जाता है प्रोटीन प्रोटॉन का। ओके जी, नेक्स्ट है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। जो लाइसोसोम्स हमने पढ़े हैं, अब उसकी दो डिजीजेस हैं। एक है टे सैक डिजीज। टे सैक डिजीज क्या होती है? अच्छा, अब इसका एमसीक्यू इस तरह से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, या फिर इस तरह से आता है कि टे सैक डिजीज इज, तो उसका आंसर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होता है। अच्छा, तो आपका क्या, डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोज अमाइनाइडेज, ठीक है। आपका एक एंजाइम है हेक्सोज अमाइनाइडेज, टे सैक डिजीज में उसकी डेफिशिएंसी होती है। और टे सैक डिजीज क्या करती है, ब्लाइंडनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अगर आपका कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि एक एक चाइल्ड है और उसको ब्लाइंडनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है, ये सिम्टम्स हैं और डेफिशिएंसी है हेक्सोज अमाइनाइडेज की, तो वो टे सैक डिजीज होगी, ठीक है। पॉम्पी डिजीज, पॉम्पी डिजीज में आपका क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल अल्फा ग्लाइकोसाइडेज, ये भी एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। लाइसोसोम्स और ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, वो फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, ऑटोफेगी भी करवाते हैं अक्सर। जो हमारे डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज ने हर 120 डेज के बाद रिप्लेस होना होता है। तो उस टाइम पे जब वो आरबीसीज को डिग्रेड करना होता है हमें, तो उसके लिए भी हमें कुछ सेल के अंदर सिस्टम चाहिए कि वो उसकी ऑटोफेगी हो जाए खुद ही आरबीसीज की। तो क्या होता है उसमें, लाइसोसोम्स जो हैं वो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होते हैं कि ऑटोफेगी करते हैं। लाइसोसोम्स नॉट प्रेजेंट इन आरबीसीज, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीसीज में ना 3 ऑर्गेनेलेज ऐसी हैं जो नहीं होती। उनमें से एक है लाइसोसोम्स, दूसरा है न्यूक्लियस, और तीसरा है आपका शायद माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, ये 3 ऑर्गेनेलेज आपकी आरबीसीज में नहीं होती, ठीक है। आगे भी हम जब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर हीमेटोलॉजी, उसमें हम देखेंगे कि आरबीसीज जो हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, और इसके अंदर लाइसोसोम्स भी नहीं है, ओके। हैव एसिडिक पीएच, हमने अभी पढ़ा था कि लाइसोसोम्स के अंदर आपके कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या एसिड फॉस्फेटेजेस होते हैं।
तो जो एसिड फॉस्फेटेजेस है ना, वो आपके लाइसोसोम्स का एसिडिक पीएच कर देते हैं। एक्रोसोम कंटेन्स लाइसोसोम्स। अब बेसिकली एक्रोसोम क्या है कि जब हम आगे एम्ब्रियो में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्रोसोम बेसिकली स्पर्म के हेड को कहते हैं। तो जब उसने पेनिट्रेट करना होता है ना एग को, ठीक है, तो एग की सराउंडिंग में एक लेयर होती है ज़ोना पेलोसिडा की, ठीक है। तो उसको जब उसने पेनिट्रेट करना होता है ना एक्रोसोम ने, तो वो क्या करता है कि ज़ाहिर है उसको उस जगह से पेनिट्रेट करना है, तो उसको उसकी उस जगह को वो करना है, पास आउट करना है। तो उसके लिए इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, ताकि वहाँ से वो इज़िली क्रॉस कर सके, क्योंकि लाइसोसोम्स जो हैं वो आपकी उस चीज़ को डिग्रेड करते हैं ना, जैसे यूट्रस की भी इन्वोल्यूशन करते हैं, इस तरह से उसके अंदर भी इज़िली एक्रोसोम को पास आउट होने देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डॉक्टर आपकी हुसैन, लार्जेस्ट ऑर्गेनेले है, ठीक है? जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, उन सब में से सबसे बड़ी एंडोप्लाज्मिक एक्सक्यूज मी, रेटिकुलम है। जी, जी। डॉक्टर हुसना, मुझे लग रहा है कि वो जो एसिडिक वाला या एसिडोफिलिक, ऐसा कोई भी एमसीक्यू था, ये जो अभी आपने लाइसोसोम्स वाली बात बताई है, आई थिंक सो हुँ। ये इस तरीके से कुछ एमसीक्यू था और मुझे नहीं आता था लेकिन। हाँ, हो सकता है ये हो, क्योंकि हो सकता है ये पूछा हो कि एसिडिक कौन-सा होता है हाँ जी, इनमें शायद से। यही होगा क्योंकि मुझे वो नहीं आता था, लेकिन मुझे ना जब आपने बोली है ना चीजें, तो फिर मुझे हुँ, थोड़ा हुँ। रिमाइंड हुआ कि उसमें ये वाले ऑप्शंस थे। और अब मुझे लग रहा है कि वो इसी तरीके का था कि कुछ एसिडिक मार्कर किसका होता है या इस तरह, तो मुझे नहीं आ रहा था कि क्या था वो। हाँ, हो सकता है एसिड फ़ॉस्फेटेज़ेस का पूछा हो। आपका मॉर्निंग अटेम्प्ट था फेब का? जी जी। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा ये एमसीक्यू, मैं ना देखूँगी, मेरे पास लिस्ट पड़ी है वैसे ना एमसीक्यूज़ की। तो उसमें से जो भी होगा फिर वो हम इंशाल्लाह क्लियर भी कर लेंगे। लेकिन हो सकता है यही हो, एसिडिक का अगर तो ये पूछा है कि मार्कर इसका एसिड फ़ॉस्फेटेज़ है या एसिडिक कौन-सा है, तो वो लाइसोसोम ही होता है आपका। ठीक है, ये मैं फिर इंशाल्लाह ना कन्फर्म भी कर लूँगी। जो भी आपको जिस वक़्त पे भी क्यूरी होती है ना, अगर बेशक आधी रात को भी ख़्याल आया ना कि लेक्चर में ये चीज़ थी या पास पेपर में ये चीज़ आई थी, तो उसी टाइम बेशक ग्रुप में मैसेज कर दो, पर्सनली भी कर दो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ग्रुप में कर दो तो नेक्स्ट नेक्स्ट डे ना आपको हम पिछला जो नहीं समझ आया होगा पहले वो क्लियर करेंगे, फिर हम अगले लेक्चर पे मूव करेंगे। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने भी पढ़ा कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेले होगी आपकी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आता होता है आपका एमसीक्यू, ठीक है। कि यहाँ से अगर हम ये पिक्चर देखें ना, तो आप देख सकते हैं दरमियान में न्यूक्लियस है, साइड पे सारी जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बेसिकली न्यूक्लियस से लेके पूरी मेम्ब्रेन तक बाहर तक जा रहा होता है, इसलिए ये लार्जेस्ट है, पूरे मतलब पूरे सेल में ही तकरीबन होता है। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। जैसे अभी हम पिक्चर में भी देखा है कि आपका न्यूक्लियस है और साथ ही कॉन्टिन्यूअस हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उसमें क्या होते हैं, आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है? यानी कि अब जैसे पिक्चर में भी देखें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, और ये जो डॉट्स डॉट्स ऊपर नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, ये आपके क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होता है राइबोसोम्स, ठीक है? अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खुद से कोई काम नहीं कर रहा, बस ये प्रोटीन सिंथेसिस ही कर रहा है, जो कि राइबोसोम्स कर रहे हैं बेसिकली। अबंडेंट इन पैंक्रियाटिक सेल्स, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, आपके पैंक्रियाज में होता है या गॉबलेट सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से वेरियस हमारे पास एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, पेप्टाइडेज या डिफरेंट एंजाइम में पेप्टाइड डिफरेंट हैं, उसका एक टेबल भी बना हुआ है, आगे इंशाल्लाह हम जीआईटी वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो वो जो एंजाइम्स हैं ना डाइजेशन के लिए जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो बेसिकली आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इधर प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन, तो एंजाइम्स प्रोड्यूस होने होते हैं इस जगह। तो इसको समझ के याद कर लें कि आपके उन जगहों पे ज़्यादा होंगे जहाँ प्रोटीन ज़्यादा हैं। प्रोटीन्स कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियास में, ठीक है। पैंक्रियास में भी हमें पता है कि अल्फा सेल्स आपका इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन्स भी क्या है आपके, प्रोटीन्स हैं। तो इस वजह से आपके पैंक्रियाटिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट है जी बेजोफिलिया। ठीक है, बेजोफिलिक स्टेनिंग का जब भी पूछेंगे ना आपसे, बेजोफिलिया मींस जो आपका जब हमने हेमाटोक्सिलिन पेंसिल से हम वो जो ड्रॉ करते थे हिस्टोडायग्राम्स, उसमें भी हमने देखा था कि बेजोफिल स्टेन जो होता है ना वो आपका पर्पल वाला होता है। ठीक है, और जो इयोसिन वाला होता है वो आपका पिंक होता है। तो जो राइबोसोम्स है ना वो बेजोफिलिक स्टेन करते हैं। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर भी बता दिए कि अगर दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बेजोफिलिक स्टेन होता है और एक जगह पढ़ा था कि राइबोसोम्स का भी बेजोफिलिक स्टेन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों ऑप्शंस होते हैं ना तो आपने राइबोसोम्स को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है निजल्स बॉडीज आर मेनली प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निजल्स बॉडीज आपकी बेसिकली क्या होती हैं कि आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके अंदर एक स्पेसिफिक होती हैं निजल्स बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। आगे हम इंशाल्लाह सीएनएस में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो कहाँ पर होती हैं? आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसके अंदर आपकी निजल्स बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और इसका एक और भी आता है जो कि इधर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो हम इंशाल्लाह न्यूरो में पढ़ लेंगे, लेकिन एक और ये आता है कि निजल्स बॉडीज कहाँ नहीं होते, एब्सेंट इन, तो उसका आंसर होता है एक्सॉन हेलिक। ठीक है, एक्सॉन हेलिक भी मैंने इस वजह से ऐड नहीं किया, मैंने कहा फिर वो एक्सॉन हेलिक भी आपको समझ, मतलब अभी तो हम न्यूरो नहीं पढ़ रहे ना तो फिर वो चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन वैसे इसका होता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कहाँ नहीं होती निजल्स बॉडीज, एक्सॉन हेलिक में नहीं होती। नेक्स्ट है अ सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस विल हैव डेंस प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। अब ये क्यों है? हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस आपका क्या बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोसोम्स उससे उसके थ्रू राइबोसोमल का लिंक है। तो इसलिए जब भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होगा ना सेल तो उसका न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट होगा क्योंकि उसको राइबोसोमल आरएनए ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो काम न्यूक्लियोलस को ज्यादा करना पड़ रहा होगा, इसलिए न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि ये स्टेरॉइड सिंथेसिस करवाता है। आपके जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं बेसिकली, जिसमें आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं और एंड्रोजन्स वगैरह आ जाते हैं, वो सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके अलावा फैटी एसिड इलोंगेशन कर रहा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन ग्लूकोज में जो है वो भी इसके थ्रू हो रही होती है। ये 4 फंक्शंस हैं, आपने लाजमी याद करने हैं। मोर इन हेपेटोसाइट्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कहाँ ज्यादा होगा? लिवर में ज्यादा होगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अब इसको भी हम समझ के याद कर लेते हैं कि क्यों ऐसा क्यों है। हेपेटोसाइट्स में क्या होता है? बेसिकली लिवर आपका क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर कर रहा होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए भी हेपेटोसाइट्स में ये ज्यादा है और हेपेटोसाइट्स में फैटी एसिड इलोंगेशन भी हो रही है, इसलिए भी ज्यादा है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्यों ज्यादा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स जब हम आगे एंडोक्राइनोलॉजी इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपके डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी वहीं पे प्रोड्यूस होता है आपका, एंड्रोजन्स जितने भी हैं आपके वो सारे वहां पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसलिए एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम इज रिलीज बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक एमसीक्यू आता होता है कि इंट्रा सेलुलर कैल्शियम कहाँ से रिलीज होता है। आगे भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कि आपका ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन जो आपका मसल्स में प्रेजेंट जब ये होता है ना इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसमें ना आपका कैल्शियम को इंट्रासेलुलरली लेके जा रहा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, नेक्स्ट है गोल्गी ऑपरेटस। इनका दूसरा नाम डिक्टियोसोम भी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये पोलराइज स्ट्रक्चर है, इसके 2 फेसेस हैं बेसिकली, एक सिस फेस एक ट्रांस फेस। जो सिस फेस है ना वो न्यूक्लियस के करीब है जैसे कि पिक्चर में भी नजर आ रहा है, और जो ट्रांस फेस है वो मेम्ब्रेन वाली साइड पे होता है। अब इसका फंक्शन क्या है गोल्गी ऑपरेटस का? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस होगी राइबोसोम्स में,
फिर राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करके गोल्गी ऑपरेटर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। ये नीचे आपको नजर आ रहे हैं ना इसके डिफरेंट वेसिकल्स, ठीक है। अब जब राइबोसोम्स में प्रोटीन इसको दिए तो इसने क्या किया, उसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया प्रोटीन्स को। मतलब हमारी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन्स अकेले तो प्रेजेंट नहीं होते, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स को ग्लूकोज के साथ कंबाइन करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना लेगा। तो ये डिफरेंट इस तरह के फंक्शंस करते हैं। स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स को अपने पास स्टोर करता है, पैकेजिंग करता है, इसकी ये भी आता होता है एमसीक्यू कि कौन सी ऑर्गेनेलिस पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करती है, तो वो गोल्गी ऑपरेटर्स है। फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय मॉडिफाइंग प्रोटीन, जो अभी मैंने बताया। फॉर्म सेक्रेटरी फाइबर्स एंड लाइसोसोम, जो हमने पहले भी पढ़ा कि लाइसोसोम्स आपके कहाँ से बन रहे हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स से, ठीक है। उसके अलावा फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल्स कंबाइन इन गोल्गी ऑपरेटर्स। गोल्गी ऑपरेटर्स ना एक्चुअली ये काम कर रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन कर रहा है और उनका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो आपका फैटी एसिड ग्लिसरोल के साथ कंबाइन होगा वो भी गोल्गी ऑपरेटर्स में ही होगा। फैटी एसिड कन्वर्टेड टू न्यूट्रल फैट्स, वो भी गोल्गी ऑपरेटर्स में हो रहा है। और misfolded proteins formed by Golgi operators are degraded by proteasome। बेसिकली आपका क्या है, अगर Golgi operators या राइबोसोम्स कोई प्रोटीन सही तरह नहीं बना पा रहा और वो प्रोटीन सही तरह बनता नहीं है, तो उसको हमने डिग्रेड करना है। तो वो किससे होगा, प्रोटियोसोम से। प्रोटियोसोम क्या करेगा, प्रोटीन को इंजेस्ट कर लेगा और उसकी डिग्रेडेशन कर देगा। नेक्स्ट है आपका परऑक्सीसोम्स, फॉर्म्ड बाय ब्रेडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उससे प्रोड्यूस हो रहा है परऑक्सीसोम। लाइसोसोम्स किससे हो रहे थे, गोल्गी ऑपरेटर्स से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से परऑक्सीसोम्स हो रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपकी माइक्रो बॉडीज होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, 0.5 माइक्रोन्स मीटर्स की होती हैं, ठीक है। कंटेन्स ऑक्सीडेजेस, अब इसमें क्या होता है, परऑक्सीसोम्स में आपके ऑक्सीडेजेस होते हैं। अच्छा, अब ये बात ना बहुत मिक्स हो जाती है शुरू शुरू में कि हाइड्रोलेजेस किस में थे और ऑक्सीडेजेस किस में थे, ठीक है। अब इसको इस तरह से याद कर लें, पर ऑक्सीजोम्स, ठीक है। अब इसके दरमियान में ओ एक्स आई ऑक्सी आ रहा है ना, तो इसमें ऑक्सीडेजेस होंगे। और लाइसोसोम्स उसमें दूसरे वाले हैं, उसमें हाइड्रोलेजेस और एसिड फॉस्फेटेजेस हैं। इसमें क्या है, ऑक्सीडेजेस हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सी आ रहा है बीच में, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीडेजेस क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब ये इस तरह भी पूछते होते हैं कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन कौन सी ऑर्गेनेली करती है, तो वो आपका परऑक्सीसोम्स है। कंटेन कैटालिसिस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेजेस नहीं बल्कि इसमें कैटालिसिस भी है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बेसिकली ऑक्सीडेज ही है ना। नेक्स्ट है आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बाय पेरोक्सिज्म। अच्छा, अब ये भी एमसीक्यू ना दो तरह से आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन उन्होंने जस्ट ये पढ़ा होता है कि पेरोक्सिज्म से होती है। अब अगर आए ना डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ खाली अल्कोहल, तो आपका होगा पेरोक्सिज्म। पेरोक्सिज्म आपके अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिक अल्कोहल आए ना, वर्ड टॉक्सिक, ठीक है, तो हमने शुरू में भी पढ़ा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा था। ये जो लास्ट पॉइंट ये था, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। तो टॉक्सिक अल्कोहल की जो डिटॉक्सिफिकेशन होगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो अब ये डिफरेंस याद होना चाहिए कि खाली अल्कोहल आएगा तो पेरोक्सिसोम करेंगे, अगर टॉक्सिक अल्कोहल मेंशन होगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ओके जी, बाकी जो थोड़ी बहुत रैगिंग है वो जल्दी से हम कर लेते हैं। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, जो नीचे डायग्राम में भी आपको शो किया हुआ है कि सेंट्रोसोम्स ना एक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इसके एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं। नीचे डायग्राम अगर आप देखें तो पिंक कलर में दो सेंट्रियोल्स शो किए हुए हैं। तो सेंट्रोसोम एक बेसिकली स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको कंबाइन करके सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। अब जो सेंट्रियोल्स हैं उनका फंक्शन क्या है कि आप आगे हम एम्ब्रियो भी जब पढ़ेंगे या सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट होता है सेल डिवीजन के दौरान, और वो ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर जाता है। फिर उसके अंदर मसल्स वो स्पिंडल्स वगैरह अलाइंड होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स वगैरह, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, बेसिकली सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ना, उसमें अब आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 सेंट्रियोल्स इन ट्रिपलेट्स। अब नीचे जो दिखाया हुआ है ना आपकी, ये देखें 9 होंगे, ये ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट होंगे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि टोटल कितने होंगे,
तो 9 है ना, और 3 भी फॉर्म में है, तो टोटल कितने हुए आपके? 3 इंटू 9, 18। 18 आपके टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसल बॉडीज इन द सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, वो बेसल बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, ये भी एमसीक्यू आता होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले है। और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर एक छोटा एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले है। और इस उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइबोसोमल आरएनए वहां पर बनता है। इन एक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोलस जो है साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलेज आपकी कौन कौन सी हैं? इनके जस्ट ना नेम्स आपको आने चाहिए, बिकॉज कभी कभी इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले कौन सी है, उनमें एक ऑप्शन नॉन मेम्ब्रेन वाली का और बाकी सारी मेम्ब्रेन वाली, तो आपको पता होना चाहिए कि इन इन ऑर्गेनेलेज में मेम्ब्रेन नहीं है। वो कौन कौन सी है? माइक्रोविलाई, सीलिया, आपका फ्लैजिला, आपका राइबोसोम, आपके सेंट्रियोल्स और आपका बेसल बॉडीज, इन सब में आपकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अच्छा, यहाँ मैंने सीलिया के आगे कार्टिगेनल सिंड्रोम लिखा है। बेसिकली कार्टिगेनल सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसके अंदर सीलिया का इश्यू होता है, मतलब पेशेंट जो है ना, उसका सीलिया प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं। और क्योंकि सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम हमारी रेस्पिरेशन में प्रेजेंट है ना, तो वो सीलिया उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहा होता, तो कार्टिगेनल सिंड्रोम में सीलिया का इश्यू होता है, बस ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल कनेक्शंस। जो सेल्स होते हैं ना, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट चीजों से। एक आपके होते हैं टाइट जंक्शंस, ठीक है। टाइट जंक्शंस आपके क्या होते हैं? बेसिकली इनको जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। अब इसको ऐसे याद कर लें कि टाइट है ना, तो स्ट्रांगली ऑक्लूड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम कहेंगे जोनुला ऑक्लूडेंस। कनेक्ट टू एपिथेलियल सेल्स, अच्छा ये एमसीक्यू आता होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन कनेक्ट टू एपिथेलियल सेल्स। जो टाइट जंक्शंस होते हैं ना, वो आपके दो एपिथेलियल सेल्स को कनेक्ट करते हैं। अब टाइट जंक्शंस में से ना एक और एमसीक्यू आपका आता होता है, वो ये होता है कि सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में कौन से जंक्शंस हैं। अब जो उसके ऑप्शंस होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि ओनली टाइट जंक्शंस और टाइट जंक्शंस प्लस डेस्मोसोम्स, और इस तरह 2-3 दिए होते हैं ना, तो वो कंफ्यूजन हो रही होती है कि खाली टाइट जंक्शन है या टाइट जंक्शन के साथ कुछ और भी है। तो उसका ना आंसर होता है ओनली टाइट जंक्शंस। जो आपकी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है ना, उसमें जस्ट टाइट जंक्शंस होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका, अच्छा टाइट जंक्शंस में क्या होते हैं? ऑक्लूडेंस और क्लॉडेंस होते हैं। याद करने वाली बात हुई दो एमसीक्यू जो मैंने बताए हैं, कि टाइट जंक्शंस आपके दो एपिथेलियल सेल्स को टाइटली कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि टाइट जंक्शन आपके सिंपल कोलमनर एपिथेलियम में जस्ट टाइट जंक्शंस होंगे। नेक्स्ट है जी गैप जंक्शंस। नाम से पता चला गैप जंक्शंस, आगे ना मैंने इसकी एक डायग्राम भी डाली। ये टाइट जंक्शन टाइटली कनेक्ट कर रहे हैं, गैप जंक्शन जो है ना, वो थोड़ा सा गैप होगा उन दोनों के दरमियान, ठीक है। अब वो क्या करेंगे? गैप जंक्शन, डायरेक्ट गैप होगा, तो वो अलाउ करेंगे कि ये चीजें उनमें से पास थ्रू कर दें इजीली, ठीक है। अब ये होते क्या है, ये याद होना चाहिए। गैप जंक्शन आपके कहाँ कहाँ होते हैं? मायोकार्डियल सेल्स में, जो आगे हम सीवीएस में भी देखेंगे कि आपके जो मायोकार्डियल सेल्स है ना, उसमें टाइट जंक्शन होते हैं, और स्मूथ मसल्स में गैप जंक्शन होते हैं, सॉरी गैप जंक्शन होते हैं दोनों में। हार्ट एक्सेल सिंसेशन ड्यू टू गैप जंक्शन, ये भी एक एमसीक्यू आता है कि उसमें होता है हार्ट एक्सेल सिंसेशन ड्यू टू, और ऑप्शंस में आपके डिफरेंट जंक्शंस के नाम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गैप जंक्शंस की वजह से हार्ट में होते गैप जंक्शंस हैं। कनेक्शंस जो है ना, गैप जंक्शंस की अगर कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें कनेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है आपकी एडहेरेंट जंक्शंस। एडहेरेंट जंक्शन का कोई खास पॉइंट नहीं है, बस इनको जोना एडहेरेंस कहते हैं, और ये एक दूसरे के साथ एडहेयर करते हैं, सेल को एडहेयर करवाते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स, जो हेमीडेस्मोसोम्स है ना, वो आपकी बेसमेंट, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को आपके सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं नीचे से, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास इंटीग्रिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो एमसीक्यू आता होता है ना, वो बेसिकली ओरल पैथो में है कि आपकी ना दो डिसीज होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिकोइड और पेम्फिगस वल्गैरिस। तो उन दोनों में से एक में हेमीडेस्मोसोम्स का मसला होता है, एक में डेस्मोसोम्स का इशू होता है, तो वो फिर हम उधर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ओरल पैथो में। तो आपकी मेरे ख्याल से हेमीडेस्मोसोम जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिकोइड में उसका इशू होता है, और डेस्मोसोम्स में शायद पेम्फिगस वगैरह, लेकिन फिर भी ये उधर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
अच्छा, जो डेस्मोसोम्स है ना, उसमें क्या होता है, सेल टू सेल कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे हेमीडेस्मोसोम सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कर रहे हैं ना, डेस्मोसोम सेल को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए डेस्मोसोम्स की। इसके अंदर कैडहेरिन होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है और साइटोस्केलेटन होता है। ओके जी, नेक्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उनका आपको बस फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक है डेस्मिन। डेस्मिन क्या करता है, आपकी फंक्शन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। जो सेल है ना, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करेगा डेस्मिन। विमेंटिन, विमेंटिन आपका क्या कर रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी सेल को साथ में अटैच रख रहा है, सेल सिग्नलिंग कर रहा है और सेल माइग्रेशन कर रहा है। अब इसको इस तरह याद कर लें कि विमेंटिन जो है ना, वो काफ़ी मतलब डाइवर्सिटी वाले काम करे। एक तो अटैच करवा रहा है, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट ना भी हो तो सेल को माइग्रेट भी करवा रहा है और सेल को सिग्नलिंग भी प्रोवाइड करवा रहा है। और साइटोकेरेटिन क्या कर रहा है कि जैसे केरेटिन हमारा होता है ना, केरेटिन एक स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारी केरेटिनाइज्ड लेयर होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये भी इस तरह स्ट्रॉन्ग है और ये क्या कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को रेजिस्ट करवाता है। अब इसका एक एमसीक्यू डबल ए में लिखा हुआ है कि कौन से आपका साइटोस्केलेटल कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन सेल रिपेयर, तो उसमें साइटोकेरेटिन। इसको ऐसे याद कर लें कि केरेटिनाइज्ड लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग वाले काम करवा रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा है और सेल को रिपेयर करवा रहा है। माइक्रोट्यूबुलिन क्या करवा रहा है, सेल को सेल डिवीजन करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्यूब्यूल्स बनते हैं ना आपके उसमें माइटोटिक स्पिंडल्स में, तो वो आपकी सेल डिवीजन करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ क्या कनेक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये भी पूछते होते हैं, ये भी आपका एमसीक्यू है एक। और लेकिन जो साइटोस्केलेटन है ना, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटीग्रेन कर रहा है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है आपकी, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें दो तरह की ट्रांसपोर्ट आ जाती है, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। और जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट्स है ना, उसमें आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन में आपका क्या होता है कि ये नॉट अ कैरियर मीडिएटेड, कैरियर इसमें नहीं रिक्वायर्ड होता, डाउनहिल मूवमेंट है, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी एक चीज़ एक जगह पे ज़्यादा है तो वो दूसरी जगह जाएगी जहाँ पे वो चीज़ कम है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये, यानी इसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई, ये इसकी एग्जांपल है और ये पूछते हैं पेपर में कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज होती है ब्लड से एल्वेलाई के अंदर, वो कौन सी फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो वो आपकी पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन है। अच्छा, अगर ड्रग का वेट जो है वो 100 से कम होता है ना, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो पास होती है। फॉर एग्जांपल, एक ड्रग आपने ली है, ठीक है, उसका वेट जो है वो 100 से लेस देन 100 है, ठीक है, तो वो उस टाइम पे डिफ्यूज करेगी, छोटी है ना, तो वो आराम से डिफ्यूज कर जाएगी और डिफ्यूजन के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम स्टमक और एक्सेट्रा। और अगर उसका वेट 100 से ज़्यादा है या इक्वल टू 100 है, तो उस टाइम पे वो पिनोसाइटोसिस करेगी। अच्छा, जो सिंपल डिफ्यूजन है वो आपकी डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, कि यानी कि कितनी थिक मेम्ब्रेन है। थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी परमेबल है, जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन। सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन। जैसे आपकी कैपिलरीज में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से उधर डिफ्यूजन भी गैसेस की या आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह की डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। और ऑयल वाटर रेशियो पे भी डिपेंड करती है, अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं तो उनके लिए डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वाटर सॉल्युबल हैं तो उनके लिए कम हो जाएगी। और पल्मनरी एडिमा इसकी एक डिजीज़ है बेसिकली, आगे भी हम पढ़ेंगे। पल्मनरी एडिमा जो होता है ना, उसमें आपकी डिफ्यूजन का, सिंपल डिफ्यूजन का इशू होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि लंग्स में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, वो बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा होता है। तो जब भी आपकी कोई लंग की डिजीज़ होगी ना, तो सिंपल डिफ्यूजन का इशू हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इज अ फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन विद लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन विद हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। बेसिकली क्या होता है, जिस जगह पे वाटर ज़्यादा है उस जगह से दूसरी जगह जहाँ पर वाटर कम है,
उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। टू द सोल्यूशन विद अ हाई सोल्यूट, अच्छा, यहाँ पर मतलब कि अगर उल्टा कर लें कि सोल्यूट के लिहाज से देखें तो सोल्यूट जहाँ पर कम है वहाँ से सोल्यूट जहाँ पर ज़्यादा है उधर जाएगा, तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर की ट्रांसपोर्ट है कि वाटर आपका मूव करेगा इसमें। ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। जितने भी आपके ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल मतलब कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका अगर हम सिंपल एग्ज़ाम्पल देखें कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है? आपने पानी लिया उसके अंदर सॉल्ट मिक्स है, ठीक है? तो उसमें आपका क्या है कि सॉल्ट जो है ना वो आपका ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल है। यानी कि जो सॉल्ट है वो सोल्यूट है ना आपका, तो जो सोल्यूट होगा ना वो जितना ज़्यादा है, वो उतनी ज़्यादा उसकी ऑस्मोलैरिटी होगी। ऑस्मोलैरिटी का एक आगे एक इक्वेशन भी है, इसको हम मेज़र करते हैं G इंटू C से। G आपका क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं, यानी जितना सॉल्ट है आपका पानी में। C क्या है? कंसंट्रेशन, यानी जितनी क्वांटिटी में वो सॉल्ट है। तो वो आपकी ऑस्मोलैरिटी, तो हमने कहा कि ऑस्मोलैरिटी डिपेंड ही इस पे करती है कि कितना ज़्यादा आपका सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय प्रोटीन्स। ये आगे हम किडनी वाले चैप्टर में भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है ना कि वाटर की वजह से हुआ है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर आपका प्रोटीन्स की वजह से होता है। ठीक है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक, जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक होगा, यानी कि जिसके अंदर सोलूट ज़्यादा होगा, आपका सॉल्ट ज़्यादा होगा तो आपका वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों सॉल्यूशंस में तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपका क्या होता है? द ईज विद विच अ सोल्यूट परमिएट्स द मेम्ब्रेन। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मेम्ब्रेन लगाई है बीच में और दो सॉल्यूशंस लिए। एक साइड पे आपने वाटर ज़्यादा डाल दिया, एक साइड पे आपने सॉल्ट ज़्यादा डाल दिए। तो आपका क्या होगा, जितना ईज़िली आपका वो वाटर क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकता है, सॉरी, आपका जो सॉल्ट है ना वो क्रॉस करके, यानी सोल्यूट जितना ईज़िली क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकता है वो होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अगर 0 है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, यानी कि वो बिल्कुल नहीं जा सकता, तो यानी कि सोल्यूट इम्परमेएबल है, वो मूव नहीं कर सकता, यानी सॉल्ट जो है वो इम्परमेएबल है आपका। अगर 1 है तो वो क्या होगा, परमेएबल होगा, ठीक है? अब एक होता है इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर। इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब फॉर एग्जांपल आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, यानी सोल्यूट आपका मूव ही नहीं कर रहा, तो आपका ओवरऑल इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका उसमें कोई ऑस्मोटिक प्रेशर है ही नहीं, ठीक है? तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, ऐसे पेपर में इसमें से इतना आता नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये पता होनी चाहिए कि प्रोटीन्स की वजह से जो होता है वो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है आपका, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मोटा-मोटा आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है। सोल्यूट्स जितनी ईज़िली क्रॉस कर सके ना, वो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है, और अगर ये 0 होगा तो यानी कि इम्परमेएबल है, अगर 1 होगा तो परमेएबल होगा। और ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि जितना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके आपका वो आता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ना, उसकी 3 क्वालिटीज़ हैं आपकी। ठीक है, एक तो है स्टीरियो स्पेसिफिक होती है आपकी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब ये है कि आपके ना जैसे 2 होते हैं आपके ग्लूकोज़ के पॉलीमर्स, ठीक है? एक डी ग्लूकोज़ होता है, एक एल ग्लूकोज़ होता है, ठीक है? अब जो डी ग्लूकोज़ है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन एल ग्लूकोज़ उससे नहीं होता। वो किसी और तरीके से होता है। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मतलब है, जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ना, वो हर आइसोमर को डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा। अब हैं तो दोनों ही ग्लूकोज, लेकिन वो इसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं, तो वो हर डिफरेंट उसको ना डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है? उसके अलावा सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब कि आपकी जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है, कैरियर है, कैरियर ने अपने ऊपर उसको चीज़ को जिसको भी ट्रांसपोर्ट करना है उसको लेके जाना है। तो अब उस कैरियर में भी बैठने की एक कैपेसिटी होगी ना, उसके पास एक कैपेसिटी होगी कि वो इतने मैक्सिमम चीज़ को लेके जा सकता है, उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जाएगा।
उसके बाद वो मजीद चीज़ को नहीं कैरी कर सकता, तो उसके बाद वो जो चीज़ जिसने ट्रांसपोर्ट है ना, उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, तो उसकी एक सैचुरेशन होती है, एक कंपटीशन होता है। अब कैरियर है, उसके ऊपर बैठने की, फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं गाड़ी की, ठीक है? अगर एक गाड़ी है, ठीक है, उसमें एक सीट्स है मैक्सिमम, तो उसने अब सोचा हुआ है कि इतने मैक्सिमम 7 पैसेंजर्स उसमें आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, तो वो सैचुरेट हो जाएगी उसके बाद, उसके बाद उसमें से कोई पैसेंजर नहीं जा सकता। इसी तरह अब गाड़ी है, उसमें 7 पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो उनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन होगा ना, कि हर कोई कहेगा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इस तरह ही कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में एक कॉम्पिटिशन होता है कि इसकी एग्जांपल है कि गैलेक्टोज इज़ अ कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है इसकी, ग्लूकोज की, ठीक है? तो अगर ग्लूकोज टाइम पे नहीं आके लगा, तो गैलेक्टोज उसकी जगह लग जाएगा, तो वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा उसकी साइड को, फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगा। तो ये 3 क्वालिटीज़ हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की, जो आपने याद रखनी है, कि एक तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, डिफरेंट जो आइसोमर्स हैं उनको डिफरेंटली ट्रांसपोर्ट करेगा, इसकी एक टाइम के बाद सैचुरेशन हो जाएगी, और ये कॉम्पिटिशन होगा, मतलब अपनी साइड के लिए बेसिकली, ठीक है? और इसमें भी डबल ई में 1-2 एमसीक्यूज़ इस तरह के हैं, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि कैरियर मीडिएटेड, मतलब इससे रिलेटेड है बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना, वो क्या है? डाउनहिल मूवमेंट है। हमने पहले भी पढ़ा कि ये कैरियर मीडिएटेड तो है, लेकिन ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपकी, हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डाउनहिल होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट होगी। रिक्वायर्स कैरियर, ठीक है, इसको कैरियर चाहिए, और रैपिड देन सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से तेज-तेज हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें कैरियर है, उसको खुद नहीं डिफ्यूज़ होना पड़ा, वो जल्दी-जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस प्लेसेंटा। ये एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा आता है कि प्लेसेंटा में आपकी जो ग्लूकोज है वो कौन से प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्लेसेंटा में ग्लूकोज की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मसल और एडिपोज टिश्यू में जो होता है वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। अच्छा, अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ना आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 या GLUT4 जो है ना, अगर उसका इश्यू हो, अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का इश्यू होगा ना, तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्ट जो होनी है ना मसल्स और एडिपोज टिश्यू में, वो उसके थ्रू होनी है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी, यूटिलाइज़ नहीं होगी, तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है आपका? आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो अगेंस्ट केमिकल ग्रेडिएंट हो रही होती है, रिक्वायर्स एटीपी, इसको ना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, अब एक एमसीक्यू कॉफी डेंट में उन्होंने ऐसा भी दिया हुआ है, जिसमें दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट भी उसका ऑप्शन दिया हुआ है, और रिक्वायर्स एटीपी भी। उधर जाके कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों ही हैं तो सही बात है, और काफ़ी एमसीक्यूज़ इस तरह के आते हैं जो कि ठीक होते हैं, दोनों ऑप्शंस ठीक होते हैं। लेकिन सीपीएसपी वालों ने अपनी की फ़ॉलो करनी होती है, तो उसमें भी आपका ना ये प्रेफ़रेंस होगी कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट जो है ना वो आप प्रेफ़र करोगे, देन रिक्वायर्स एटीपी। एटीपी तो चाहिए होता है, लेकिन अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट, मतलब उसका आंसर उन्होंने ये सीपीएसपी वालों ने दिया हुआ है। ठीक है? अच्छा, इस कैरियर मीडिएटेड जो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कैरियर मीडिएटेड है। अच्छा, अब एक एमसीक्यू आता है, सिमिलैरिटी बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़, इन दोनों के दरमियान क्या सिमिलैरिटी है कि ये दोनों कैरियर मीडिएटेड हैं? जब हमने स्टार्ट में भी क्लासिफिकेशन देखी थी, तो हमने कहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों आपके कैरियर मीडिएटेड हैं। ओके जी। नेक्स्ट है आपका अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका क्या होता है कि बेसिकली आपकी ना एटीपी रिक्वायर होता है, और बस सिंपल एक, जैसे ये इसमें यूनिपोर्ट में शो किया हुआ है ना, कि एक चीज़ है वो सिंपल जा रही है, ठीक है? सिर्फ जस्ट वन थिंग, ठीक है? तो वो आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, बस ये है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट अगर जा रही होगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल आती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज़ पंप। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में आपका क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है ना नॉर्मली, उसमें 3 सोडियम आपकी मेम्ब्रेन के बाहर जा रहे होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है कि एक इस तरह का एमसीक्यू भी आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसमें ना ऑप्शन में उन्होंने दिया होता है 2 सोडियम एंड 3 पोटेशियम।
तो उस टाइम पे एकदम से बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि यार अच्छा हमने 3 सोडियम पढ़ा था, 2 सोडियम पढ़ा था, क्या था ना? तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपका ना ये याद रखना है आपने कि 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं सेल से नॉर्मली और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कैल्शियम एटीपीएस पंप। कैल्शियम एटीपीएस इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आगे हम स्मूथ मसल में भी पढ़ेंगे, उसमें भी आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप ये हम आगे जीआईटी में पढ़ेंगे कि आपके स्टमक में बेसिकली होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो इसमें भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है? नेक्स्ट है जी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 2 चीज़ें फर्दर आ जाती हैं, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। को ट्रांसपोर्ट जो आपको यहाँ सिम्पोर्ट शो किया हुआ है। को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं, वो सेम साइड पे ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है? उनमें से एक चीज़ जो है वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगी, जो उसकी एनर्जी बचेगी हमारे पास, वो फिर दूसरी चीज़ यूज़ करके अपहिल मूवमेंट करेगी। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं को ट्रांसपोर्ट आपकी कहाँ होती है? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब आगे भी हम जीआईटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इंडिविजुअली भी देखेंगे ग्लूकोज की कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में और कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है? अच्छा, एक और एमसीक्यू आता होता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स, ठीक है? तो उसमें सोडियम आपका आंसर होता है, क्योंकि अगर आप दूसरी एग्जांपल भी देखें तो वो है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ किडनी। किडनी में आपकी सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। जब भी आपका होगा ना को ट्रांसपोर्ट या काउंटर भी इवन, तो उसमें सोडियम हमें रिक्वायर होता है। सोडियम से ही एनर्जी आ रही होती है, ठीक है? सोडियम पोटेशियम पंप से या सोडियम से। नेक्स्ट है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बाय को ट्रांसपोर्ट, ठीक है? ये भी एक एमसीक्यू है कि अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट होता है वो को ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, काउंटर ट्रांसपोर्ट में आपका क्या होता है कि एक चीज यहाँ इस साइड पे मूव कर रही है, दूसरी चीज उसके ऑपोजिटली मूव कर रही है काउंटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है? और इसकी एग्जांपल है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज या सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है? अब इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ विच सब्सटेंस ऑकर इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन सी चीज़ है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रही होती है? वो है फ्रुक्टोज आपकी, ठीक है? गैसियस एक्सचेंज इन लंग एंड ब्लड ऑकर्स थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो आपकी लंग और ब्लड में, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो रही होती है। एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। एक्वस ह्यूमर बेसिकली हमारे आई में होता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्टिव सोडियम सेक्रीशन, ठीक है? फर्स्ट स्टेप इन सीएसएफ फॉर्मेशन, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब इन प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स पंप। अच्छा, अब ये 2 एमसीक्यूज ना उन्होंने लिखे हुए हैं, जो आपकी कॉपी में एमसीक्यू दिया हुआ है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ये वाला दिया हुआ है, पंप्स उसका आंसर है, ठीक है? लेकिन आपकी डबल ए में एक एमसीक्यू दिया हुआ है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स, तो उसमें उन्होंने आंसर दिया हुआ है कैरियर्स। तो जो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट खाली अगर पूछेंगे तो उसमें पंप्स होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछेंगे ना तो उसमें कैरियर्स होंगे, ठीक है? क्योंकि ये देखिए ना, जो आपकी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, सोडियम हाइड्रोजन पंप और वो चीजें होती हैं, सॉरी ये वाली। और जो आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना उसको कैरियर्स रिक्वायर होते हैं अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है वाटर एंटर्स इन सेल बाय पोर्स, ठीक है? अगर ये पूछा जाएगा ना कि वाटर सेल के अंदर कैसे आ रहा है तो वो पोर्स से आएगा, लेकिन वाटर एंटर्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर कैसे जा रहा है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कैसे जा रहा है तो वो फिल्ट्रेशन होगा। अंदर कैसे आ रहा है? पोर्स से। बाहर कैसे जा रहा है? फिल्ट्रेशन से। ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो आपके ना पेपर में आते हैं और उस टाइम पे ना आपको नहीं समझ आ रही होती यार इसका पोर्स है ये फिल्ट्रेशन था, बहुत मिक्स हो रहे होते हैं एमसीक्यूज ना। तो ये आपने इस तरह से ही याद करने हैं कि अगर पूछेंगे अंदर आ रहे हैं सेल के तो आपके पोर्स होंगे, अगर पूछेंगे सेल के बाहर जा रहा है तो आपका फिल्ट्रेशन होगा आंसर। अगर पूछ खाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा तो आपका पंप्स होगा, अगर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा तो आपके कैरियर्स होंगे। ऑल और नन रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड एट एक्सॉन हेलिक। बेसिकली आपका जो एक्सॉन हेलिक है ना वो एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स में जहां से आपकी नर्व कंडक्शन स्टार्ट हो रही होती है।
तो ऑल एंड नन रिस्पॉन्स वहाँ से स्टार्ट होता है। और एक और मैंने एक्सॉन हेलिक का पॉइंट बताया था, लिखा नहीं है, कि आपके एक्सॉन हेलिक में ना वो नहीं होंगे, निजल्स बॉडीज नहीं होंगी। इंसुलिन नीडेड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में जब भी आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होना होता है ना, तो उसके लिए हमें इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। और जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है वो आपकी एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स में होती है। और ब्रिक लिप्स इसका निमोनिक है बेसिकली, कि आपके ब्रेन में होती है, आरबीसीज में होती है, इंटेस्टाइन में, कॉर्निया में, किडनी में, लीवर में। ये सारे याद कर लें या जस्ट देख लें। ये वैसे कभी पास पेपर्स में नहीं आया, बट है ये पॉइंट। ओके जी, बस ये लास्ट हमारी स्लाइड है जो आज के लिए। टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब आपके ना सेल्स 3 तरह के होते हैं हमारी बॉडी में। एक होते हैं लिबाइल सेल्स, एक होते हैं स्टेबल सेल्स, एक होते हैं परमानेंट सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब इनके मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बारे में कि कौन से परमानेंट हैं, कौन सी एग्जांपल्स याद नहीं रह रही होती हैं। तो मैंने इसके लिए कोशिश की कि निमोनिक भी बनाऊं इस तरह से। अच्छा, जो डिवाइड सेल्स है ना आपके, वो सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। कुछ सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, हर वक्त डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यही सेल्स मोस्ट अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, इन सेल्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आगे भी हम पैथो में भी पढ़ेंगे कि आपकी जो रेडिएशन थेरेपी है या कीमोथेरेपी है ना, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा जिन सेल्स को अफेक्ट कर रही होती है वो लिबाइल सेल्स होते हैं। और लिबाइल सेल्स क्या होते हैं? आपके कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। अब उसकी एग्जांपल्स क्या है? बोन मैरो। हमें पता है बोन मैरो जो है वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड कर रही है, वो हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है, स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हाईली डिवाइडिंग सेल है। गट एपिथेलियम ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा होता है। स्किन की हमारी कॉन्टिन्यूसली शेडिंग हो रही होती है, न्यू स्किन बन रही होती है। हेयर फॉलिकल्स भी इसी तरह लिबाइल सेल है। और जो हमारे जर्म सेल्स हैं ये सारे आपके लिबाइल सेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से जो एमसीक्यू आता होता है सच, वो ये आता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से, वो उनका टारगेट होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स वो हैं जो नॉर्मली डिवाइड नहीं करते, लेकिन जब आपकी इंजरी होती है ना वो तब डिवाइड करते हैं। अब इसका निमोनिक है एचपीपीएल। ये आपको ऐसे याद करना है कि ये 4 जो हैं ये स्टेबल सेल्स हैं। एचपीपीएल आपके जो है ना स्टेबल सेल्स हैं, उसमें क्या-क्या आ जाता है? एच से हिपेटोसाइट्स। हमें पता है कि लिवर को जब इंजरी होती है तो वो आपका रीग्रो कर जाता है। तभी जब हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उसमें हम छोटा-सा पोर्शन लिवर का लगाते हैं और वो खुद ही फिर रीग्रो कर जाता है और वो रीजनरेट कर जाता है लिवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी आपका एक स्टेबल सेल है, जब इंजरी होती है ये दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। पेरिओस्टियल सेल्स हमें पता है जो बोन के सेल्स होते हैं, जब आपकी बोन फ्रैक्चर भी होती है, कहीं से टूट जाती है, तो दोबारा से नया कैलस बन जाता है और वो रिपेयर हो जाती है। लेकिन हर वक़्त रिपेयर नहीं हो रही होती, जस्ट जब इंजरी हो तब। और लिम्फोसाइट्स, ठीक है? तो एचपीपीएल से आपने ये 4 सेल्स लाज़मी इनके नाम याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेल्स हैं जो परमानेंटली रहेंगे हमारी बॉडी में, कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसका निमोनिक है स्कैनर, SCNR, ठीक है? इसमें 4 सेल्स हैं, इनके नाम याद करने हैं और इनका ना प्रेफ़रेंस ऑर्डर भी होता है, क्योंकि कभी-कभी ऑप्शंस में उन्होंने चारों ही दिए होते हैं और आपसे पूछा होता है कि कौन-सा नहीं नॉन डिवाइडिंग सेल है या कौन-सा नेवर रीजनरेट। तो वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊँगी, ठीक है? अच्छा, अभी आपके कौन-कौन से हैं? स्कैनर, ठीक है? एस से हैं आपके स्केलेटल मसल्स, नहीं डिवाइड करते, कार्डियक मसल्स नहीं डिवाइड करते, न्यूरॉन्स नहीं डिवाइड करते। न्यूरॉन्स एक दफ़ा डैमेज हो जाएँ तो उसके बाद कभी भी डिवाइड करके रीग्रो नहीं हो सकते। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? वो भी आपके नहीं करते, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स रिपेयर आफ्टर एवरी 2 वीक्स ड्यू टू बेसल सेल्स। ये भी एमसीक्यू आता है कि जो आपके ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स होते हैं ना, जब आगे भी हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो उसमें पढ़ेंगे, जो क्रेनियल नर्व नंबर 1 है, तो उसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि वो हर 2 वीक्स के बाद रीजनरेट कर जाती है, ठीक है? तो वो क्यों करती है? बेसल सेल्स उसके अंदर होते हैं, वो बेसल सेल्स दोबारा-दोबारा रीग्रोथ कर रहे होते हैं, दोबारा रीजनरेट कर रहे होते हैं उसकी वजह से। किसी का कोई क्वेश्चन है? कल फिर इंशाल्लाह बाकी की हाफ स्लाइड हम कल करेंगे सेल की। हेलो, थक तो नहीं गए आप लोग?
डॉक्टर हुस्ना, आज ना थोड़ा ज्यादा लेट हो गया है क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया था, तो इट्स हम्म। 11:40 ऑलरेडी, तो अभी हमारा दूसरा लेक्चर भी होगा और उसकी तो हिम्मत खत्म हो गई है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों को ऐसे ठीक है कि मैं मतलब सारी बुक्स से प्रेजेंटेशन में डालूं या मिनिमम रखूं, छोटी प्रेजेंटेशंस बनाऊं? लेकिन अगर उसमें आप मुझे, हाँ अगर जी, आप मल्टीपल बुक्स से रखेंगी, ना थोड़ा सोर थ्रोट है तो इस वजह से आवाज शायद नहीं ठीक आ नहीं रही नहीं कोई होगी। बात नहीं, समझ आ रही है। जी आप बताइए। अगर आप मल्टीपल बुक से रखेंगी ना, तो फिर हम लोगों को एक ये फायदा होगा कि हम लोग को बहुत ज्यादा बुक्स को बार बार नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि हाँ हम मैंने जितनी इस ज्यादा। वजह, जी मैंने इसी वजह से कोशिश की कि मल्टीपल बुक्स हो ना, ताकि पॉइंट्स मैक्सिमम कवर हो। लेकिन हाँ उसमें जी, फिर ये है कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ फिर वो, लेकिन हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एंड पे पढ़ी तो एक ही बुक जाती है, इतना तो अब मुझे वो थोड़ा सा पता चल गया पेपर जी देके जी। कि एंड पे आप एक ही बुक पढ़ सकते हो। हम्म। फिर अगर हम लोग बहुत ज्यादा बुक्स को कंसल्ट करेंगे ना, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको तो पता है, अगर आपने अलग अलग बुक्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, इस बुक से ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस बुक से ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने इसलिए कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ी तो इट मीन्स कि वो बिल्कुल हमारे लिए एक न्यू चीज है। तो उस न्यू चीज के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना आप कोई चीज बिल्कुल पहली दफा पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब ऐसे है कि जो बाकी ये सेल वाला चैप्टर ना, असल में हमने 2 दिन में मैंने रखा था, और थर्ड डे हमारा ना टेस्ट का है, तो इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। तो लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर्स है ना, उनकी भी स्लाइड्स तकरीबन तकरीबन इतनी ही होंगी, लेकिन आपके वो 3 3 डेज पे मैंने डिवाइड किया है। तो फिर वो मैक्सिमम हम एक दिन में 20 से स्लाइड्स ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि आपको भी याद करने में आसानी हो। अब जितना मैंने पढ़ाया है ना, अगर आप बुक्स से पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, तो ये आपकी रफ़ीउल्लाह में टोटल 4 पेजेस का सेल है, और वो टोटल मतलब आपके सिर्फ 2 पेजेस बनते हैं। बाकी राबिया अली में थोड़ा ज़्यादा है, मैंने मतलब कोशिश की, इसमें राबिया अली भी है, इसमें आपकी डबल ए भी है, इसमें आपकी बीआरएस भी कवर हो रही है, और इसमें आपकी रफ़ीउल्लाह भी कवर हो रही है। तो लेकिन ये जी है जी, कि मैंने ठीक है। मतलब मेरा खुद भी यही है कि आप लोगों का ना मैक्सिमम बुक्स से हो जाए, क्योंकि आप मैक्सिमम भी अगर पढ़ सकते हो ना, एक बुक और एक एमसीक्यू सोर्स, अभी हमारे पास इतना ही टाइम है। जी जी, बिल्कुल सही बात तो है। उसमें ये है कि इंशाल्लाह आप, मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में हम इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा स्लाइड्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? और मेरा ये है कि आप लोगों का कोर्स भी मैक्सिमम मैक्सिमम जल्दी ख़त्म हो, ताकि हमारे पास रिवीजन का टाइम, क्योंकि जिन लोगों ने पहले दिया है उनको इस बारे में आइडिया हो गया होगा कि आपकी ना अ, वो होती है, आपको रिवीजन के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, मतलब अगर रिवीजन ना किया हो आपको कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसलिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम जल्दी हो सके, और वो ना, और हम अपने लेक्चर्स को कोशिश करेंगे कि छोटा थोड़ा रखें, ताकि आप लोग याद भी कर लो, ताकि नेक्स्ट डे हम वो चीज़ सुन लें। सेकेंडली यस ये मैम। है कि मैंने स्केड्यूल में भी ऐसा लिखा है कि आप लोगों ने ना डेली का एक पास पेपर करना है। मतलब अब जैसे स्केड्यूल अगर आप देखो ना, तो 2010 का लिखा हुआ है कल के लिए, ठीक है? वो आप लोग अपने ऑन पे करोगे, वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आई होप सबके पास कॉफी टाइम की सब्सक्रिप्शन होगी, जिसके पास नहीं भी है वो ले ले। उसमें ना बहुत सीक्वेंस वाइज आपके पास पेपर्स दिए हुए हैं, तो उसमें जी ना जी, आपने बिल्कुल। पास पेपर्स को करना है 2010 के। आप अगर करोगे ना, तो ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो आगे वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ना, ये थोड़े कंसेप्चुअल है, ठीक है? तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, आयन चैनल्स आपके बेसिकली ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ठीक है? इसके अंदर चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो चीज़ें हैं वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा रही होती हैं। अब वो जो आयन चैनल्स हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या हैं? एक तो वो सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव मतलब कि वो हर हर चीज़ को रेंडमली अपने अंदर से अलाउ नहीं करेंगे पास होने के लिए। वो एक हमने वैसे भी पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, वो फिल्टर करती है चीज़ों को, हर चीज़ को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। तो इसलिए चैनल्स जो होते हैं ना, ये सिलेक्टिव होते हैं। अब ये सिलेक्टिव किस तरह से होते हैं कि इन चैनल्स, हो सकता है कि छोटे हों चैनल्स, तो वो सिर्फ छोटी चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देंगे, ठीक है? जो बड़े चैनल्स होंगे वो बड़ी और छोटी दोनों को पास होने देंगे। इसी तरह सिलेक्टिविटी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि उसका चार्ज क्या है चैनल का। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव चार्ज चैनल होते हैं ना, तो उनमें से एनाइंस इजीली क्रॉस होंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होंगे, तो उसमें से फिर पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें यानी कैटाइंस इजीली क्रॉस होंगे।
तो ये डिपेंड कर रहा होता है चैनल्स की टाइप पे कि वो किस चीज़ को पास होने दे रही है अपने अंदर से, किस चीज़ को नहीं होने दे रही। अब ये चैनल्स जो होते हैं ना, इनके गेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये ओपन भी हो सकते हैं गेट्स और क्लोज भी हो सकते हैं। अब ये गेट्स हर वक्त ओपन नहीं होते। जब हमारी हमारी बॉडी का सिस्टम है, जब भी हमारी बॉडी उसको एक सिग्नल देगी चैनल्स को कि अब जी आपने ओपन होना है या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, तो उस टाइम पे ये गेट्स ओपन हो जाएंगे हमारे। अब दो तरह के गेट्स होते हैं इसमें। एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, जो कि सोडियम चैनल्स या डिफरेंट चैनल्स होते हैं, ठीक है। उसके आगे भी हम एग्जांपल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके ना जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ना, वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी कि जो सोडियम पोटेशियम चैनल हमने देखा ना, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन में होता है, वो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है। यानी उसमें जो डिफरेंट आयंस हैं उनकी वोल्टेज पे वो डिपेंड कर रहा होता है कि बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। उस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा होता है। जब भी आपका एक्शन पोटेंशियल आता है, तो वो आयंस चेंज हो जाते हैं। मतलब अंदर सोडियम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, बाहर पोटेशियम चला जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर की साइड है ना, उनकी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इनको इसको हम आगे भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और जो आपके लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी आइंस पे, नहीं डिपेंड कर रहे होते। वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके डिफरेंट हार्मोन्स पे, सेकंड मैसेंजर सिस्टम पे और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। अब इसी चैप्टर में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे आगे जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और सेकंड मैसेंजर और हार्मोन्स हम इंशाल्लाह एंडोक्राइनोलॉजी में डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद करने वाली बात इसमें जस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आयन चैनल्स जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, और इसके अलावा इसमें ना गेट दो तरह के होते हैं। बस टाइप्स के नाम ही पता हो काफ़ी है, कि वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं और लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट है आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। अब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उस पे ना कुछ चार्ज होते हैं बेसिकली। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है नॉर्मली उसका जो आउटसाइड होगा ना, वो पॉजिटिव होगा देन इनसाइड। क्यों? क्योंकि हमने कहा, आगे भी मैंने एक डायग्राम, हाँ ये जो अब हम नॉर्मली ना सेल मेम्ब्रेन इतनी सिंपल नहीं होती जैसे हमने कल पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी और जस्ट प्रोटीन है बीच में। नॉर्मली ये चीजें हो रही होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसमें क्या होता है, कल भी हमने पढ़ा था कि 3 सोडियम बाहर जा रहे होंगे और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होंगे, और इसमें एटीपी आपकी एनर्जी यूज हो रही होगी। देखिए यहाँ पर भी 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होंगे, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वोल्टेज गेटेड चैनल की एग्जाम्पल भी है, सोडियम पोटेशियम पंप। सॉरी। तो बेसिकली आपका, हाँ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है ना मेम्ब्रेन का, वो इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि इन आइंस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि बाहर आपके पॉजिटिव आइंस ज़्यादा हैं या अंदर पॉजिटिव आइंस ज़्यादा हैं, बाहर नेगेटिव आइंस ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है आपका पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल्स होते हैं। अच्छा, एक आपका होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल। डिफ्यूजन पोटेंशियल आपका क्या होता है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ आइंस। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ क्या हो रहा है, बाहर आपके सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है पोटेंशियल का, यानी कि आपके सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो इसमें एक डिफरेंस आ रहा होगा ना कि सोडियम टेंड्स टू मूव अंदर की तरफ। मतलब कि वो चाहेगा कि मैं अंदर जाऊं क्योंकि अंदर वो कम है, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा। तो ये जो उसका डिफरेंस आ रहा है ना कंसेंट्रेशन का बाहर और अंदर का, वो इसका डिफ्यूजन पोटेंशियल है, ठीक है। साइज डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कितना ज्यादा डिफ्यूजन पोटेंशियल होगा वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कि कितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कितने ज्यादा आइंस बाहर ज्यादा हैं, कितने कम आइंस हैं, कितना कंसेंट्रेशन का डिफरेंस है दोनों साइड्स पे। और साइन जो है वो डिपेंड कर रहा है साइन ऑफ डिफ्यूजिंग आइन। यानी कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ना, डिफ्यूजन पोटेंशियल, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे ये नीचे भी हम देखेंगे, सोडियम का डिफ्यूजन पोटेंशियल है +60 मिली वोल्ट्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सोडियम भी पॉजिटिव आयन है। और उसके अलावा आपका जो है ना सोडियम का ये होता है, ये बस ये याद करने हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल। मतलब बस एक दफ़ा याद कर लें, देख लें, लेकिन कभी वैसे ऐसे पेपर में नहीं पूछे गए ये, लेकिन आपकी ना उसमें एसके में भी लिखे हुए हैं, और टू बी ऑन द सेफ साइड आप एक दफ़ा इसको रीड कर लें। अच्छा ठीक है, डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है आपका,
दोनों तरफ जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है आयंस का, यानी कि बाहर पोटेशियम ज्यादा है या अंदर पोटेशियम ज्यादा है, दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन डिफरेंट है वो बेसिकली आपका डिफ्यूजन पोटेंशियल है। अब जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस दैट वुड बैलेंस द कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आइडियल स्टेट हो जिसमें आपका जो सोडियम है ये बाहर भी सेम हो अंदर भी सेम हो, तो क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सोडियम कहीं भी नहीं मतलब दोनों तरफ सेम क्वांटिटी में सोडियम है ना, तो वो ना बाहर मूव करना चाहेगा ना अंदर, तो ये आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम नो नेट डिफ्यूजन ऑफ आयन। अभी जो मैंने बताया कि दोनों साइड पे आपकी क्वांटिटी अगर सेम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो कोई आयन की डिफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये अब इनकी वैल्यूज हैं कि सोडियम का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो होता है +60। पोटेशियम का होता है 90 मिलीवोल्ट्स, ये गलती से ना ये एंड पे आ गया। और क्लोराइड का होता है -70 मिलीवोल्ट्स। ठीक है। इनमें से जस्ट सोडियम और पोटेशियम का याद कर लें तो इनफ है। ठीक है। तो समझ आ गया डिफ्यूजन पोटेंशियल आपका क्या होता है कि आयन जो डिफ्यूज कर रहा है उसका जो पोटेंशियल है। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस दोनों साइड पे आयन का। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है कि अगर वो आयन आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए, अंदर और बाहर वाली साइड पे सेम हो जाए, तो वो उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है। और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल में कोई डिफ्यूजन ऑफ आयन नहीं होती। अच्छा, ये भी आपके एक बीआरएस में एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपकी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हम नर्स इक्वेशन एक होती है उससे मेजर करते हैं, लेकिन खैर ये कभी पेपर में पूछते नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस वजह से मैंने इधर ऐड भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका क्या होता है कि जब आपका कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं आया और सेल बिल्कुल रेस्ट पे है, उस टाइम पे जो आपका पोटेंशियल होगा ना वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। इज द measured potential difference across the cell membrane in millivolt। फॉर एग्जाम्पल आपका स्केलेटन मसल है, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका जो पोटेंशियल है ना वो हम मेजर कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है। जो हमने रेस्ट पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया ना वो उसका होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये हर सेल के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट्स होता है। स्केलेटल मसल्स का आपका होता है -90 मिली वोल्ट्स। और स्मूथ और कार्डियक मसल्स का होता है -55। ठीक है। ये भी ऐसे कभी पेपर में पूछा नहीं इस तरह से ना, कि वैल्यू नहीं पूछते इस तरह से। नेक्स्ट है जी आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड बाय पोटेशियम इफ्लक्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये ना दो पॉइंट्स हैं जो कि दिखने में सिमिलर सिमिलर लगते हैं आपको, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव्ड बाय और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय। अब जो आपका रेस्ट पे जब सेल होता है ना, तो हमने क्या कहा था कि रेस्ट पे जब सेल है तो वो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। वो जो आपका होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रख रहे हैं कि हर वक्त आपका इसी पॉइंट पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आपके मेंटेन कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। लेकिन अचीव कैसे हो रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? पोटेशियम इफ्लक्स से। अब आपकी ना मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उसके अलावा पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं जो कि पोटेशियम को कॉन्टिन्यूसली बाहर बाहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से सेल का आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो इस वजह से आपके जो है ना पोटेशियम इफ्लक्स जो है वो आपके करने में हेल्प कर रहा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। जी। नेक्स्ट है आपका एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आयन चैनल्स के बारे में पढ़ा है कि आपके ये सिलेक्टिव होंगे और इसमें गेट्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड, लिगेंड गेटेड। इसको जस्ट ना आपने मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है इस टॉपिक में से, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट के लिए। मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी आपका क्या है कि डिफ्यूजन पोटेंशियल, जितना आपका डिफरेंस ऑफ आयंस है वो आपका डिफ्यूजन पोटेंशियल होगा। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल अगर आइडियल स्टेट हो जाए और दोनों साइड पे सेम इक्विलिब्रियम में हो तो वो आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रेस्ट पे हमने पोटेंशियल मेजर किया वो है। अब याद करने वाले पॉइंट ये दो हैं कि अगर आपका है अचीव्ड बाय तो पोटेशियम ई फ्लक्स, और अगर आए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ओके जी, नेक्स्ट है आपके एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ लिया जो रेस्ट पे है। अब क्या होता है कि जब अब हम हमारे मसल्स रेस्ट पे हैं, हम सो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाजू को मूव नहीं कर रहे, ठीक है, उस टाइम पे मसल बिल्कुल रेस्ट पे है। अब जब उसमें एक्शन पोटेंशियल आना है
तो हमारे आर्म ने मूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है एक्शन पोटेंशियल में, तो जो सारी मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है, जो नॉर्मल पे है ना रेस्टिंग पे, उससे डिफरेंट हो जाएगा। अब एक्शन पोटेंशियल में बेसिकली आपका क्या होता है कि अगर इस डायग्राम से देखें, ये फॉर एग्जांपल आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रेस्ट पे था आपका। अब एकदम अगर आपका एक्शन पोटेंशियल हुआ है ना, तो उसमें आपका क्या होगा कि आपकी डीपोलराइजेशन होगी, जो ये इससे शो किया हुआ है कि जो ये आपकी ऊपर की तरफ जा रही मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ये आपकी डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन में बेसिकली आपका क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल फायर होता है। अच्छा, नॉर्मली आपका क्या था, सेल का जो इंटीरियर है ना, सेल का जो एक्सटीरियर है, सॉरी, जो बाहर है ना, उसमें सोडियम ज्यादा थे। सोडियम जब ज्यादा थे तो बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव था और अंदर की तरफ लेस पॉजिटिव था, यानी ज्यादा नेगेटिव था। तो जब डीपोलराइजेशन होगी ना, आपके डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सोडियम अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो जब वो अंदर की तरफ मूव करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, तो अंदर की तरफ लेस नेगेटिव हो जाएगी। फिर है जी आपका रीपोलराइजेशन। अब जाहिर है ये डीपोलराइजेशन हुई है तो मसल को दोबारा रेस्ट पे भी आना है, तो तब क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगी। रीपोलराइजेशन में क्या है, जो सोडियम चैनल्स आपके ओपन हुए थे ना, सोडियम ये आपने याद करने हैं कि सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है आपकी डीपोलराइजेशन में। फिर जो सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे ना, वो डीएक्टिवेट होंगे आपके रीपोलराइजेशन में, सोडियम चैनल क्लोज होंगे मतलब, और पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे। वो क्या करेंगे, आपके पोटेशियम इफ्लक्स करवाएंगे रीपोलराइजेशन में, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब ये चीजें आपने याद करनी है कि डीपोलराइजेशन में आपका क्या हुआ, नॉर्मली सोडियम बाहर ज्यादा था, डीपोलराइजेशन में क्या है, सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा, सोडियम इनफ्लक्स होगा। फिर रीपोलराइजेशन जब होनी है, दोबारा से हमने नॉर्मल लेवल पे उसको लाना है, तो पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा ताकि बाहर पॉजिटिव आयंस दोबारा जाएं। फिर है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन बेसिकली ये होता है कि जब नर्व वापस आ रही है ना अपने रेस्टिंग स्टेट पे, तो वो एकदम से वापस नहीं आती बल्कि उससे भी नीचे चली जाती है, थोड़ी सी हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में चली जाती है। तो उसमें भी क्या होगा कि पोटेशियम इफ्लक्स ही आपका हो रहा होगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स को ना दोबारा क्लोज होने में टाइम लगता है, इसलिए वो रेस्टिंग से भी थोड़ी नीचे चली जाती है और हाइपरपोलराइज कर जाती है। उसमें भी आपका क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका प्लेटू फेज। अच्छा, ये जो नॉर्मल आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे हमारा स्केलेटल मसल है, उसमें जस्ट आपकी यही फेजेस होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर आपका एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के बाद आपकी दोबारा से डीपोलराइजेशन होगी, फिर आपकी रीपोलराइजेशन और फिर हाइपरपोलराइजेशन। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब जो आपके कार्डियक मसल्स होते हैं ना, जो कि डिटेल में इंशाल्लाह सीवीएस में हम दोबारा से भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आपकी है बुक में ना, रफ़ी में भी है, तो मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो जाओ उधर से पढ़ के। तो बेसिकली आपके जो कार्डियक मसल है उनमें एक डिफरेंस होता है। उनमें क्या होता है, उसी तरह रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल चल रहा है, फिर आपका डीपोलराइजेशन हुई है, डीपोलराइजेशन के बाद वो डायरेक्ट रीपोलराइजेशन पे जाने के बजाय एक प्लेटू बनाता है, जो ये आपको 2 से नंबर 2 से शो किया हुआ है। अब प्लेटू में बेसिकली क्या होता है, आपका कैल्शियम अंदर आ रहा होता है, पोटेशियम बाहर जा रहा होता है। अब ये याद करने वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स ना आपने याद करने। अब कोई भी आपसे पूछे कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, तो डीपोलराइजेशन में आपके क्या होंगे, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम अंदर आएगा। रीपोलराइजेशन में आपके क्या होंगे, जो सोडियम ओपन हुए थे वो क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम भी ओपन होंगे, ठीक है। और हाइपरपोलराइजेशन में क्या होंगे, पोटेशियम ओपन ही रह रहे हैं तो पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और जो कार्डियक मसल है ना, उसमें आपका एक एक्स्ट्रा फेज होता है प्लेटू फेज। उसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम अंदर आ रहा होता है, पोटेशियम आउट जा रहा होता है। अभी बेशक आप ये प्लेटू फेज नहीं भी याद करते ना, तो खैर है, क्योंकि हम ये सीवीएस में इंशाल्लाह दोबारा से ना डिटेल में इसको पढ़ेंगे, पूरा उसका उस कार्डियक का अलग से पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब इस टॉपिक के रिलेटेड हम देख लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ना आपकी नॉर्मली हर सेल के अंदर, हर उसके अंदर आपकी नर्व के अंदर या स्केलेटल मसल के अंदर बेसिकली आपके ना डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम इनफ्लक्स होता है, ठीक है, जो अभी बताया है। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं। जो आपके एस्ट्रोसाइट्स है ना, सीएनएस के अंदर होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है,
उनका जो एक्शन पोटेंशियल है या डीपोलराइजेशन है उसकी होती है पोटेशियम इफ्लक्स से। अब ये पॉइंट एक्सेप्शन है, ये याद करना है कि आपका नॉर्मली हर सेल के अंदर सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है, लेकिन एस्ट्रोसाइट्स में क्या हो रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है। ठीक है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और अट्रिकल, ये भी आगे हम ईयर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ईयर के पार्ट्स हैं, बेसिकली इंटरनल ईयर के पार्ट्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होती है पोटेशियम इन्फ्लक्स के थ्रू। अब ये जो एक्सेप्शन है ना, ये आपने सच रट्टा ही मारनी है कि दो एक्सेप्शन है आपकी। जो एस्ट्रोसाइट्स है सीएनएस में, उसमें आपकी डिपोलराइजेशन हो रही है पोटेशियम इफ्लक्स के थ्रू, और जो आपकी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है या अट्रिकल है, उसमें पोटेशियम इसकी इनफ्लक्स के थ्रू। अब इसको ना मैंने इस तरह से याद कर लिया था कि आपके देखिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आई, इसमें भी आई आ रहा है और अट्रिकल में भी आई आ रहा है। तो इन दोनों में आई आ रहा है ना, तो इसमें क्या है, पोटेशियम इनफ्लक्स है। जो एस्ट्रोसाइट्स है ना, उसमें आई नहीं आ रहा, उसमें बस मतलब उसको फिर याद कर लें, उसमें ई फ्लक्स है। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ई फ्लक्स था या इनफ्लक्स था, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा होता। ये तो याद आ रहा होता कि पोटेशियम की वजह से कुछ था, लेकिन ई फ्लक्स इनफ्लक्स नहीं याद आ रहा होता। तो वो आप इस तरह याद कर लें कि कॉर्टाई और अट्रिकल दोनों में आई आ रहा है, तो उनमें इनफ्लक्स होगा, और जो दूसरा है एस्ट्रोसाइट, उसमें ई फ्लक्स होगा। ठीक है। अच्छा जी, डिक्रीजेस हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, बेसिकली जो आपके बर्न के पेशेंट्स होते हैं ना, आगे भी हम पैथो में भी ये डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपकी बर्न जब होता है ना किसी भी पेशेंट को, तो उनमें ना हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है बॉडी से। जब उनको हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया से नुकसान क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल की हाइट कम हो जाएगी। ये क्यों कम होगी, क्योंकि सोडियम चैनल्स की वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था ना, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से। तो आपका क्या है कि जब सोडियम ही नहीं है तो सोडियम इन्फ्लक्स भी नहीं होगा, तो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं हो पाएगा, तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी इस एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है। अच्छा, एक्साइटेशन ऑफ नर्व ट्रंक इज शोन बाय कंपाउंड पोटेंशियल। ये भी याद करने वाली सिंपल बात है कि आपकी जो नर्व ट्रंक है ना, उसमें कंपाउंड पोटेंशियल होता है बेसिकली। ठीक है। रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर्स, एक्शन पोटेंशियल एट इंटरनोड्स। अब जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ना नर्व्स के, बेसिकली नर्व्स आपकी होती है ना, जब आप आगे सीएनएस में भी डिटेल में हम दोबारा से ये चीजें रिवाइज भी करेंगे कि आपके इंटरनोड्स होते हैं, आपके माइलिन शीट से कवर होते हैं। तो उसमें साल्टेटरी कंडक्शन हो रही होती है फ्रॉम इंटरनोड्स, इंटरनोड्स दरमियान वाली जगह होती है। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल उसमें सिर्फ उस जगह पे जनरेट हो रहा होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरनोड्स है ना, उनमें सोडियम मैक्सिमम होता है। ये भी आपका ना डबल ए में एमसीक्यू उन्होंने दिया हुआ है कि सोडियम माइलिन में सोडियम किस जगह पे मैक्सिमम होता है, तो वो इंटरनोड्स पे। और जहां भी सोडियम ज्यादा होगा उधर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर सोडियम कम है, हाइपोनेट्रीमिया है, तो एक्शन पोटेंशियल की हाइट कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सोडियम चैनल्स ने ओपन होना है ना, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ओके जी, नेक्स्ट है, इन सोडियम फ्री एनवायरनमेंट नो एक्शन पोटेंशियल। अगर सोडियम है ही नहीं तो एक्शन पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोडियम इनफ्लक्स ही नहीं होगा। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स ऑकर्स इन डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम। बेसिकली आपका ना टेटनी होती है ना जब, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कम हो जाता है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो जब भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलरली कैल्शियम कम हो जाएगा ना, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी नर्व्स की। ठीक है। अब टेटनी में भी आपका क्या होता है कि टेटनी में ट्विच हो जाता है मसल, और हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आपने ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं, और थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी में आपका क्या हो रहा है कि बाहर कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है। व्हाट कॉजेज रिगर मोर्टिस अ डिक्रीज इन एटीपी। अच्छा, बेसिकली रिगर मोर्टिस है क्या, जब एक बंदा डेड हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल वो मूव नहीं कर पाती। ठीक है, मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी की डेथ होती है तो अगर उसकी मुट्ठी बंद है तो वो खोल नहीं सकते आप, उतनी कस के टाइटली बंद होती है। तो वो रिगर मोर्टिस होता है बेसिकली। रिगर मोर्टिस होता क्यों है, अ डिक्रीज इन एटीपी। जब हम आगे पढ़ेंगे ना स्केलेटल मसल्स में, वो इंशाल्लाह आगे आएगा, मैं तब भी दोबारा से ये डिस्कस करूंगी। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में आपके एक्टिन और मायोसिन साथ में जुड़ रहे होते हैं। जब वो जुड़ते हैं ना, तो मसल की कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है। अब उनको अलग करने के लिए, डिटैच करने के लिए स्केलेटल मसल्स को एटीपी रिक्वायर्ड होता है। अब रिगर मोर्टिस में क्या होगा, आपका एटीपी नहीं होता उसमें, एटीपी कम हो जाता है, एटीपी खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी ही डेड स्टेट में चली गई है, तो उसमें एनर्जी खत्म हो गई, एटीपी खत्म हो गया।
जब उसमें एटीपी खत्म हो जाएगा तो वो एक्टिन और मायोसिन जो है ना, जो मिले हुए हैं आपस में, वो डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो आपकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल कंट्रैक्शन स्टेट में चली जाती है। डिफिकल्ट टू क्रिएट एक्शन पोटेंशियल हाइपोकैलेमिया। अच्छा, अब एक्शन पोटेंशियल की हाइट जो डिक्रीज हो रही है ना, वो तो हाइपोनेट्रीमिया में हो रही है। लेकिन आपकी जब हाइपोकैलेमिया है ना, जब पोटेशियम कम है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो सही, लेकिन उसको डिफिकल्टी होगी। वो इस वजह से कि उसकी रीपोलराइजेशन में मसला आएगा, फिर रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पे उसकी मुश्किल हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करना। इन इंटेस्टाइन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोज की जहाँ जो अगर प्लेसेंटा में आएगा, कि प्लेसेंटा में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट आएगी तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स कैरियर्स, ये तो कल वाले टॉपिक में से आ गया। और लोकल एनेस्थीसिया क्लोसिस प्लेसेंटा बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये भी मैंने आज बता दिया। ओके जी, नेक्स्ट है आपके रिफ्रैक्टरी पीरियड्स। अच्छा जी, आपके ना दो रिफ्रैक्टरी पीरियड्स होते हैं बेसिकली, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसमें ना कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं इलिसिट कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मेरी बॉडी को कमांड दिया है कि मेरे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, ठीक है, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुके हैं। तो जिस टाइम पे उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, उस दौरान दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, मतलब उसी मसल के अंदर। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपका जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो आपका हमने कहा सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, लेकिन उसके दो गेट्स होते हैं बेसिकली, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन गेट्स। जो एक्टिवेशन गेट्स है वो ओपन हो रहा होता है और इनएक्टिवेशन गेट्स उस टाइम पे क्लोज हो रहे होते हैं। तो आपके क्या होंगे, जब इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज्ड है ना, तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन जो है वो आपकी डीपोलराइज स्टेट पे है, तो आपका उस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। यानी कि एक टाइम पे अगर मेरा मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, तो उस टाइम पे अगर मैं उस मसल को दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल दूं या सिग्नल दूं, तो वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो हो रहा है, उससे उस बीच में। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में आपका क्या होता है कि जब आपका एब्सोल्यूट खत्म हो गया ना, यानी मेरे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जो उसके बाद का थोड़ा सा पीरियड है ना, जिसमें एक्शन पोटेंशियल को इलिसिट कर सकते हैं, लेकिन लार्जर देन नॉर्मल करंट हमें चाहिए होगा। यानी अगर नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल को चाहिए कि आपके मतलब हमने कहा ना कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है या आपके एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं डिफरेंट ना, तो अगर नॉर्मली अगर उसको फॉर एग्जांपल 70 चाहिए कि उसने मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है, जितना एक्शन पोटेंशियल उसको चाहिए, तो उससे ज़्यादा उसको चाहिए होगा। वो क्यों? क्योंकि पोटेशियम कंडक्टेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। जब आपका ये देखिए ना, जब आपका दोबारा से ये वापस स्टेट पे आ रहा है, रीपोलराइजेशन हो रही है और हाइपर पोलराइजेशन स्पेशली हो रही है, उसमें आपके पोटेशियम की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जो पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है ना, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, हमने पढ़ी थी -90 मिलीवोल्ट्स। तो उसकी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा थ्रेशोल्ड चाहिए होता है। मेरे ख्याल से आज के लिए ना बस इतना काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा है भी समझने वाला टॉपिक, तो इतना समझ आ जाए, फिर आगे इंशाल्लाह कल हम ना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? डॉक्टर हुस्ना, टाइमिंग के बारे में भी ना बात कर लेते हैं। हाँ जी, बताएं। मुझे ये था कि मैंने कल भी जॉब वाले बच्चों से पूछा था कि अगर वो जॉब पे जाते हैं तो वो बता दें कि वो किस टाइम तक फ्री हो जाते हैं या किस टाइम वो घर आ जाते हैं, या वो इस तरह से वो फ्री होते हैं कि वो